बात करते हैं डिजिटल मीडिया में संभावनाओं की, तो हमें समझना होगा कि ज़रूरतें क्या हैं, क्योंकि संभावनाएं कहीं न कहीं सीधे-सीधे ज़रूरतों से जुड़ी होती हैं। ये ज़रूरतों को समझने के लिए हम डेटा के ज़रिए से हम इसे समझ सकते हैं। तो अगर हम डेटा की बात करें तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट जारी हुई, उसमें उसके अनुसार 2025 तक जो संभावित इंटरनेट यूजर्स हैं उनकी संख्या 900 मिलियन यानी 90 करोड़ हो जाएगी। और इसी तरह से अगर हम फिक्की की रिपोर्ट देखें तो उसमें जो अनुमानित मार्केट है गेमिंग का, इस सेक्टर का मीडिया और एंटरटेनमेंट में, उसमें ये मार्केट $7 बिलियन तक हो जाएगा। तो अगर इसे हम करोड़ में रुपी के में कन्वर्ट करें तो ये जो नंबर बैठता है वो 52,500 करोड़ का ये बिजनेस होगा। उसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ अभी जो ताज़ा ऑब्जर्वेशन है उसमें एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक, जिसे AVGC सेक्टर कहा जाता है, उसमें हाल में 29% और ऑडियो विजुअल सेक्टर में और सर्विस के क्षेत्र में 25% की दर से ग्रोथ ऑब्जर्व की गई है। यहाँ पर अगर हम की जो ड्राइवर्स हैं, ग्रोथ ड्राइवर्स, उसको समझें तो इसे सीधे सीधे हम लोग रिलेट कर सकते हैं यूजर्स में कंटेंट की बढ़ती डिमांड से के साथ और उनमें सब्सक्रिप्शन को लेकर जो दिलचस्पी बढ़ी है उसके साथ। अब अगर ओवरऑल ग्रोथ सेक्टर की हम लोग बात करें तो उसमें फिर से आंकड़ों पर देखें तो बाय 2025 the number of connected smart televisions are expected to reach 40 to 50 million, and 30% of the content viewed on these screens will be gaming, social media, short video and other content. तो यहाँ खास तौर पर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से, और उसे हम सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं अभी जो कोविड के दौरान हमारा मीडिया लैंडस्केप तेजी से चेंज हुआ है, किस तरह से हम लोग डिजिटल पर शिफ्ट हुए, किस तरह से उसमें तेजी आई और रूरल सेक्टर्स में भी डिजिटल पहुंच रहा है स्मार्ट मोबाइल्स के जरिए, और जहां स्मार्ट मोबाइल्स की पहुंच नहीं है वहां स्मार्ट टीवी में भी ये ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हम लोग सीधे तौर पर इसे संभावनाओं से कनेक्ट कर सकते हैं। तो संभावनाएं तो हैं, लेकिन इन संभावनाओं को जब हम जमीनी तौर पर समझते हैं यहाँ और उसे किस तरह से हम एम्प्लॉयमेंट में जनरेट कर सकते हैं या एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से सीधे सीधे कनेक्ट कर सकते हैं इन अपॉर्चुनिटीज के साथ, सवाल ये है। तो उसी सवाल को उद्देश्य बनाकर IMC ने अपना PG डिप्लोमा कोर्स जो डिजिटल मीडिया में है वो लॉन्च किया है। और किसी भी कोर्स में क्या संभावनाएं हैं उसे भी समझने के लिए अगर हम देखें तो मोटे तौर पर 4 बिंदु को हम पाते हैं। एक तो उस कोर्स की जरूरत, दूसरा उसके उद्देश्य, तीसरा उसका कंटेंट, और चौथा स्टूडेंट को उससे क्या बेनिफिट होगा या किस तरह उस कोर्स को छात्र क्यों करे। तो पहले सवाल का तो जवाब यहाँ सीधे सीधे हमने देखा कि आवश्यकता है फील्ड में है और हमें एक कनेक्ट चाहिए जहां हम यूथ को या फिर जो पढ़ लिख रहे हैं उन छात्रों को, उन युवाओं को सीधे सीधे इंडस्ट्री के लिए तैयार कर सके। तो ये उद्देश्य है आवश्यकता के साथ साथ जुड़ा। और दूसरा उद्देश्य ये भी है कि अगर हम मोटे तौर पर समझें तो जब हम अपॉर्चुनिटीज को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कन्वर्ट करने की बात करते हैं तो यहाँ हम 2 सेक्टर्स को देखते हैं। एक कोर सेक्टर जिसमें हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक या फिर जो ओरिएंटेशन हमारा होता है इंडस्ट्री कंज्यूमर को लेकर, उसे कैसे फुलफिल कर सकते हैं। और दूसरा अलाइड सेक्टर, क्योंकि जब हम डिजिटल मीडिया स्केप की बात करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि आज हम डिजिटल मीडिया की दुनिया में रह रहे हैं। ये एक डिटैच्ड एक्टिविटी नहीं है, हम उसी में रह रहे हैं, उसी में जी रहे हैं, वो एक परिवेश का हिस्सा है। या मोटे तौर पर कहें तो हम लोग डिजिटल मीडिया
वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो ऐसे में उसके सामाजिक सरोकार, उसके कानूनी पहलू, उसके मनोविज्ञान को समझना भी जरूरी होगा। और हम लोग देखते हैं कि एलाइड सर्विसेज में इस फील्ड की जरूरत, इस फील्ड का स्पेशलाइजेशन की जरूरत महसूस की जा रही है और आने वाले दिनों में इसकी मांग तेजी से बढ़ेगी। तो ये भी हमारे उद्देश्य का एक हिस्सा है। तो अगर इसे समझें तो अब 4 बिंदु पर हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले सोशल मीडिया को समझना, उसकी टेक्निकलिटीज को समझना, उसका जो सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको समझना, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और इंडस्ट्री की नीड को फुलफिल करना, ये उसका उद्देश्य है। साथ ही जो चौथी बात है वो ये है कि छात्र इस डिजिटल फील्ड को समझते हुए, जानते हुए उसकी संभावनाओं के साथ साथ उसकी चुनौतियों को भी समझें, ताकि हम उन्हें एक सॉल्यूशन बेस्ड ओरिएंटेशन दे सकें। तो वो जरूरतों को पूरा करें और साथ ही आगे बढ़ते हुए जो समस्याएं सामने आ रही हैं उन्हें भी, उनका निपटान करने में भी सक्षम हो। तो ये उद्देश्य रहेगा पीजी डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया जो आईएमसी ऑफर करने जा रहा है। अब हम कंटेंट पर आते हैं। तो कंटेंट, जैसे कि उद्देश्य हमने बताया, उसी से ड्रिवन कंटेंट है। इसमें बच्चे कम्युनिकेशन इन डिजिटल एज, जिसमें हम डिजिटल मीडिया और समाज, इसको फोकस करते हुए एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव सामने रखेंगे, जिसमें उनको बताया जा सके कि कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे होता है, समाज में किस तरह से उसका वो एक हिस्सा बनता है, और जिस तरह के क्राइसिस या जिस तरह की समस्याएं आज हम सामाजिक तौर पर देख रहे हैं, वो चाहे आइडेंटिटी क्राइसिस हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन की बात हो, चाहे सेल्फ प्रेजेंटेशन की बात हो, तो जब हम कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन की बात करते हैं, C2C की बात करते हैं, तो उसे किस तरह से देख सकते हैं, और भौगोलिक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर हमें इसकी समझ कैसे हम बना सकते हैं। इसी फ्लो में आगे चलते हुए हम लोग देखेंगे कि डिजिटल मीडिया का संसार क्या है। सो टू अंडरस्टैंड डिजिटल मीडिया, वी हैव इनकॉर्पोरेटेड what is virtual reality, what is augmented reality, what is artificial intelligence, और इंटरनेट एक मीडियम कैसे बनता है। तो इन सब की समझ एक स्किल के रूप में, एक टेक्निकल लेवल पर, और उसी के साथ साथ डीपर अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। उसके बाद मीडिया लॉज एंड एथिक्स, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से तेजी से परिवेश बदल रहा है और जरूरत महसूस की जा रही है कि चाहे वो सोशल मीडिया हो या डिजिटल मीडिया, मोर और लेस उसकी बात करें, तो यहाँ पर भी किस तरह से सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज की जरूरत है। और बाकी अगर हम कंपनीज की बात करें, तो लॉ सूट की बात करें, तो किस तरह से पूरा परिवेश अगर हम देखें तो डिजिटल मीडिया में ये परिवेश में कानून को समझने की या डिजिटल लॉज को समझने की जरूरत है, सिक्योरिटी के मुद्दों के साथ, प्राइवेसी के मुद्दों के साथ। और अगर हम इस दिशा में देखें तो किस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटीज भी बढ़ रही हैं, तो उस तरफ भी कानूनी समझ बहुत जरूरी है, और इसे इस पाठ्यक्रम में पूरी तरह से स्थान दिया गया है। इसके साथ ही अभी जैसे कि हमने आंकड़ों को देखते हुए जब हम बात कर रहे थे जरूरत की, तो हमने गेमिंग की बात की, हमने वीडियो कंटेंट की बात की। उन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ स्किल बेस्ड और डीपर लर्निंग को प्रमोट करने के लिए कुछ पेपर्स रखे गए हैं, जिसमें मल्टीमीडिया जर्नलिज्म शामिल है, वेब डेवलपमेंट शामिल है, उसके अलावा डिजिटल पीआर, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, फैक्ट चेकिंग, डेटा जर्नलिज्म एंड जो मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप है उसको शामिल किया गया है, ताकि छात्रों को डिजिटल मीडिया के की दिशा में, इंडस्ट्री की जो डायरेक्ट नीड है उसकी दिशा में पूरी समझ उनकी बने।
इसके अलावा जो एक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिसर्च का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्वांटिटेटिव के अलावा क्वालिटेटिव रिसर्च भी अब डिजिटल मीडिया का हिस्सा बन रही है। जिस तरह की एक हम देखते हैं एम्बेडेड लैंग्वेज डिजिटल मीडिया ने दी है, रिलेशनशिप अलग हो गए हैं, पैटर्न चेंज हो रहा है, आपके मनुष्य को मनुष्य जो दूसरे आपके जो रिश्ते हैं उनको उनकी समझ बदल रही है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए दोनों ही तरह के जो शोध प्रणाली है, पद्धति है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जो बहुत बड़ा एक सेक्टर होता है ई गवर्नेंस का और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का, उसे भी इसमें शामिल किया गया है, ताकि स्टूडेंट्स को सीधे सीधे जो आपका सोशल सेक्टर है उसके सरोकारों की न केवल समझ हो, बल्कि वो उसमें आगे चलकर काम भी कर सके। तो ये तो हो गई कंटेंट की बात। और लास्ट पॉइंट क्यों करें, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ IIMC में खास तौर पर जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके दो पहलू पर बहुत विशेष रूप से ध्यान देते हैं। एक पहलू है जिसमें दोनों पहलू जो है एकेडमिक इंडस्ट्री इंटरफेस से रिलेटेड है। तो इसमें हम फैकल्टी एक्सचेंज का भी ध्यान रखते हैं और स्टूडेंट को लाइव प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिले उसका भी ध्यान रखते हैं, ताकि वो इंडस्ट्री की समझ को एक इंडस्ट्री या फिर आप कह सकते हैं कि मीडिया पर्सनल की नजर से ही समझें, उनके नजरिए से समझें और सॉल्यूशन बेस्ड कंटेंट की तरफ काम कर सकें। तो मुझे लगता है मेरा समय हो गया है और अब मैं विनीत जी को कहूंगी कि वो कार्यक्रम का संचालन आप करें। शुक्रिया रचना जी, आपने बहुत अच्छी बात है बताई कि किस तरह डिजिटल मीडिया के कोर्स डेवलप हो रहे हैं। अब इस वेबिनार में हमारे पास कई सारे रिनाउंड पर्सन हैं जो मीडिया से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने मीडिया को जाना है, परखा है, और खासतौर पे डिजिटल मीडिया को। तो आज हमारे साथ श्री जयदीप कार्निक जी हैं जो कंटेंट हेड हैं अमर उजाला डिजिटल के, वो कीनोट स्पीकर हैं और उनका बृहद एक अनुभव है। और हमारे साथ संस्थान की ओर से प्रोफेसर प्रमोद कुमार हैं जो कोर्स डायरेक्टर हैं उर्दू जर्नलिज्म के IIMC के, उनका भी बृहद एक बड़ा व्यापक दर्शन भी है और एक अनुभव भी है। और हमारे साथ प्रोफेसर गोविंद सिंह हैं डीन एकेडमिक, जो हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला में संपादकीय देखते रहे हैं और एक व्यापक अनुभव है इनका भी। तो हम लोग सबकी बातें सुनेंगे। उससे सबसे पहले हम जयदीप कार्निक सर को सुनेंगे। जैसा कि सभी को पता होगा कि इन्होंने शुरुआती दिनों से ही साहित्य और लेखन में रुचि रही है। जयदीप कार्निक जी की विश्वविद्यालय के साथियों के साथ मिलकर उद्घोष प्रयास नाम से अखबार निकाला। युवाओं के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू हुआ यह प्रयास दुनिया बदल देने की कोशिशों के साथ पत्रकारिता का एक अच्छा अनुभव साबित हुआ। कॉलेज के पढ़ाई के दौरान ही कॉर्पोरेट जीवन की ओर मुड़े, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन भी देखा, मार्केटिंग भी की। मार्केटिंग का फायदा ये हुआ कि वे देश भर में खूब घूमे और पत्रकारिता के जब जुनून आया तो उन्होंने नई दुनिया में बतौर ट्रेनिंग जर्नलिस्ट ज्वाइन किया और फिर प्रूफ रीडिंग से लेकर तमाम विशेषांक, सिटी रिपोर्टिंग, फीचर डेस्क होते हुए वो वेब दुनिया में जो नई टेक्नोलॉजी है, आज यदि नई दुनिया और का जो वेबसाइट है वेब दुनिया में देखें तो जो नई टेक्नोलॉजी आया है उसका श्रेय जयदीप कार्निक जी को जाता है। वेब दुनिया को सबसे पहले पूरी तरह यूनिकोड पर ले जाने के लिए MSN और याहू जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ भाषाई पोर्टल शुरू किया था। डिजिटल पर सतत नवाचार को वे बढ़ावा देते हैं। उसके बाद मोबाइल पत्रकारिता में भी इन्होंने काफी प्रयोग किए हैं। नेटवर्क 18 समूह की वेबसाइट, IBN लाइव, IBN खबर, न्यूज 18 और प्रदेश 18 के लिए डिजिटल प्रमुख और संपादक के तौर पर कार्य किया है और नेटवर्क 18 समूह की डिजिटल उपस्थिति को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संप्रति अमर उजाला डिजिटल के संपादक हैं। देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित समाचार समूहों में से एक अमर उजाला के डिजिटल विभाग में पिछले 2 वर्षों से सतत परंपरा और नवाचार को संतुलन को बनाते हुए एक बेहतर अनुभव प्राप्त किया है। अमर उजाला के 70 वर्षों से स्थापित पत्रकारी मूल्यों को संजोए रखते हुए डिजिटल पर नए पाठक जोड़ने में नए मानक स्थापित किए हैं। डिजिटल के अन्य वेबसाइट के मुकाबले सतत बेहतर प्रदर्शन रहा है। अखबारों और डिजिटल के कन्वर्जेंस को लेकर इन्होंने विशेष प्रयत्न किया है और संस्करण क्षेत्रों के डिजिटल से जुड़ाव को आगे बढ़ने में विशेष सफलता प्राप्त की है। इन्होंने
विदेशों की भी यात्रा की है। जब पढ़ाई करते थे तब जर्मनी और इंग्लैंड में युवा शिविरों में भागीदारी की है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ इन्होंने व्यापक विदेशों का दौरा किया है। और आज जयदीप कार्णिक को सुनते हुए हम समझ पाएंगे कि डिजिटल जो हमारा डिजिटल मीडिया है वहाँ क्या करियर की संभावना है, वहाँ क्या द्वार खोल रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल की तरह हो, चाहे वो मोजो हो, चाहे वो फिर और भी तमाम साधनों हो, उनको सुनेंगे। जयदीप कार्णिक सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद विनीत जी, बहुत आत्मीय परिचय दिया और सुनकर लगता है कि बहुत लंबा अरसा गुजरा कि डिजिटल में, लेकिन ऐसा लगता है डिजिटल कल की बात थी। डिजिटल ने आँख खोली थी और कब हम लोग सब डिजिटल को अपने जीवन का अंग बना बैठे, कब वो खासतौर पे कोरोना काल की जिसकी चर्चा रचना जी भी कर रही थी अपने इंट्रोडक्शन में, उसने चीज़ों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। जो चीज़ें शायद आज से 5 साल 10 साल बाद होती, उस 1 दशक के फासले को कम करते हुए डिजिटल को भारत में तेजी से बढ़ावा देने का काम किया है। तो वो आपदा जरूर रही, लेकिन उसने एक नया अवसर डिजिटल के माध्यम से तैयार किया है। तो मैं गोविंद जी को नमस्कार करता हूँ, प्रमोद जी, सभी पुराने वरिष्ठ लोग हैं, परिचित हैं, और आईएमसी के सभी छात्र जो आईएमसी में पढ़ने आते हैं देश के इस प्रतिष्ठित संस्थान में, वो सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह का सानिध्य लाभ आपको है। जो इतने अनुभवी लोग हैं पत्रकारिता के, वो आपको बताते हैं। रचना जी ने बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से जो पाठ्यक्रम है उसकी जानकारी दी। और सच कहूँ गोविंद जी, तो मुझे वो दिन याद आते हैं 2003 और 2004 के, जब इसी आईएमसी में दिल्ली में वेब दुनिया और बीबीसी हिंदी के माध्यम से संयुक्त उपक्रम के रूप में हमने कार्यशाला का आयोजन किया था। और आज जो बच्चे इससे जुड़े हैं उनको ये जानकर आश्चर्य होगा, जब आपने इतना लंबा चौड़ा पाठ्यक्रम बताया, मैं किसी और बात से शुरू करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि देखिए दुनिया कैसे बदलती है। वो पाठ्यक्रम इसलिए हुआ था कि हम लोग वेब दुनिया के माध्यम से डिजिटल पर बहुत सारा काम करने की कोशिश कर रहे थे। उधर सलमा जैदी जी लंदन से आ गई थी और बीबीसी हिंदी की वेबसाइट का काम संभाल रही थी। और वो वेब दुनिया में जब मुझसे मिलने आई तो बताइए, बोलने लगी, जयदीप जी आपके लिए तो आसान है, नई दुनिया अखबार है, वहां से आपको लोग मिल जाते हैं, और हमको बीबीसी हिंदी में अच्छे पत्रकारों की दिक्कत होती है, आने नहीं चाहते लोग डिजिटल वेबसाइट में। तो मैंने कहा कि नहीं, आप गलत समझ रही हैं, अखबार के व्यक्ति भी डिजिटल में आना नहीं चाहता, वो दौर वो था। तब हम लोगों ने बड़ा मंथन किया कि क्या करें। बच्चों से जब भी आप जर्नलिज्म स्कूल्स में जाके पूछो तो वो या तो टीवी में जाके, उस वक्त के जो बड़े बड़े नाम थे एंकरों के, कोई दीपक चौरसिया बनना चाहता है, कोई अखिलेश शर्मा बनना चाहता है, कोई बरखा दत्त बनना चाहता है, कोई राजदीप सरदेसाई बनना चाहता है, आज की बात करें तो आज भी कोई अंजना ओम कश्यप बनना चाहेगा, कोई श्वेता सिंह बनना चाहेगा, कोई सुमित अवस्थी बनना चाहेंगे, और कोई अखबार में जाना चाहता है कि नहीं साहब पत्रकारिता, या तो फिर हमें अगर पर्दे के पीछे की पत्रकारिता करनी है, डेस्क पे काम करना है तो हम अखबार में जाएंगे, और नाम और पैसा और शोहरत सब कमानी है तो टीवी में जाएंगे, डिजिटल में क्यों आएंगे। ये वो जमाना था। और आज आप इतना बड़ा पाठ्यक्रम बता रही थी। और दूसरा मैं बात कर रहा हूँ कि डिजिटल में अवसर, अब मुझे लगता है कि आज के जो यहाँ पर हमारे विद्यार्थी जुड़े होंगे आईएमसी के, इनको डिजिटल के अवसर बताने की आवश्यकता नहीं है। देश के तमाम बड़े अखबारों के संपादक, टेलीविजन चैनलों के संपादक और बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार अपने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस का नियमित कार्य छोड़कर डिजिटल पत्रकारिता कर रहे हैं। तो अभी इससे बड़ा अवसर समझाने की, ये तो 1 मिनट में ही खत्म हो सकता है। आशीष जी आपको प्रणाम। मैं ये जरूर जानना चाहता था विनीत जी, रचना जी और गोविंद जी की ये जितने भी साथ में हमारे छात्र छात्राएं जुड़े हैं, तो ये अपना माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं ना? जी, ये केवल आईएमसी के नहीं है, पूरे देश के भी लोग जुड़े हैं, खासतौर पे जम्मू के बहुत सारे फैकल्टी और जहाँ से भी जुड़े हैं, तो बाहर के भी स्टूडेंट हैं। तो वो जब हम पूरा आपका वक्तव्य खत्म होगा उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। मेरा जो वक्तव्य है वही क्वेश्चन आंसर होता है आजकल। मुझे लगता है कि ये जो पीढ़ी है, इससे किसी तरह का एकालाप, कोई मोनोलॉग नहीं किया जा सकता, खासतौर पे डिजिटल को लेकर। सभी फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं, नई पीढ़ी के जो लोग हैं। मैं आजकल जब सभागृह में जाता हूं तब तो मैं हाथ उठवाता हूं, तो पहले फेसबुक पर हाथ बहुत उठते थे, आजकल फेसबुक पे इतने नहीं उठते, इंस्टाग्राम पे सारे हाथ उठते हैं। तो शिफ्ट होता है। तो एक डिजिटल का विद्यार्थी मैं भी हूँ, मैं पत्रकारिता जरूर डिजिटल की बहुत समय से कर रहा हूँ, लेकिन विद्यार्थियों से सीखने की कोशिश करता हूँ कि क्या ट्रेंड आया, क्या बदला। तो एक बड़ा ट्रेंड ये बदला है कि फेसबुक पर पहले अधिकतर होते थे, ट्विटर पे कम होते हैं। जब वो मुख्य धारा की पत्रकारिता शुरू करते तो उनको समझ में आता कि ट्विटर पर होना क्यों जरूरी है, तो फिर वो ट्विटर पर आ जाते हैं। और इंस्टाग्राम पर तो हर युवा है, चाहे उसको पत्रकारिता में जाना है चाहे नहीं जाना है, उसको लगता है कि उसके उम्र की बातें, उसके उम्र की चीजें, उसके उम्र के वीडियोस, उसके उम्र की शॉर्ट वीडियोस, रील्स, वो सारी वहां पर हैं। तो उसको जहां पर
अपने विचारों का रिफ्लेक्शन मिलेगा वो वहां जरूर जाएगा। एक जमाने में ऑर्कुट आया था गूगल का, जो उस समय के उस पीढ़ी के लोग हैं उनको पता होगा, और ऑर्कुट ही पहला ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जिससे हम जुड़े। वो सफल नहीं हो पाया, गूगल उसको उस तरह डेवलप नहीं कर पाया। फिर फेसबुक आ गया, फिर फेसबुक के बाद अब इंस्टाग्राम है जो अधिक लोकप्रिय है युवाओं के बीच में। तो मैं संक्षेप में कुछ 4-5 बातें बता देता हूं। तो मैंने कहा था जहां से मैं शुरू करना चाहता हूं वो तो एक छोटी सी प्रस्तुति थी, बहुत संक्षेप में उसको दिखाने की कोशिश करता हूं, और उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि सवाल पूछते जाएं लोग। सबसे पहले मैं इस प्रस्तुति को शुरू करूं उसके पहले मैं जानना चाहता हूं आप लोगों में से कोई मुझे बताए कि आप डिजिटल पत्रकारिता से आशय क्या समझते हैं। तो वहां से बात शुरू करते हैं, फिर मैं अपने प्रेजेंटेशन पे आ जाऊंगा। आशीष रंजन कुछ पूछना है? मुझे कोई भी 2-3 विद्यार्थी ये बता दें। ऋषभ यू कैन आस्क। हाँ, ऋषभ ने ऋषभ यू कैन आस्क। Hello, good afternoon, sir. Good afternoon, Jaideep, sir. So for me, digital media is like inculcating. It's like a print on the web, YouTube, Instagram, Facebook, and anything that is present on the net, and we can access. We can reach the audience through it. Half of your part is true, Rishabh, that whatever is communicated through internet is digital. It's not digital media as such because you are journalism students. So media is different, and whatever is being communicated or exchanged, there are emails exchanged through internet, but they are not part of media. Second, you have said it is a representation of print. That is where the problem is. There was a time when people used to think that if their newspaper is replicated on digital, that is what is digital journalism, or that is what is digital website is. That was 2002 and 3, which I was talking about when we were searching for students for doing digital journalism. Gone are those days. Now digital itself is much bigger. So that's why I have a couple of slides which I'll try to show. But again, this is why I start with some questions and I want to understand what is your understanding about digital journalism. और कोई बताना चाहे? ऋषभ जी ने एक जवाब दिया, बहुत अच्छा है। इन्होंने अपने जहन में जो डिजिटल जर्नलिज्म की तस्वीर थी वो उकेरी है। ऐसी आप लोग भी बताएं, आपके जहन में डिजिटल जर्नलिज्म के मानी क्या है? नमस्ते सर, मैं आशीष रंजन, बिहार मगध यूनिवर्सिटी बोध गया से मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का सर छात्र हूँ। डिजिटल जर्नलिज्म सर अभी के जमाने में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना जल्दी जो है अखबार न्यूज नहीं निकाल पाती है, उससे ज्यादा जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज उपलब्ध हो जाता है, और यह सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक जगह फैल जाता है, जो कि सर ट्विटर से भी ज्यादा आजकल फेसबुक पर देखने को बहुत संक्षेप सवाल है, डिजिटल जरूरी क्यों है उसको तो डिफाइन करने का वक्त भी चला गया। आशीष भाई, आप ये बताइए डिजिटल पत्रकारिता का मतलब क्या है आपके लिए? इसका सर विशेष जानकारी नहीं है सर अभी। गोविंद जी, ये एक बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। शब्द तैरते हैं, आलेख आ रहे हैं, फेसबुक की पोस्ट भरी पड़ी है, और मैं इसीलिए यहां से अब शुरुआत करता हूं बुनियादी स्तर पर कि बहुत सारे शब्द जो हवा में तैरते हैं उनको परिभाषित करके खास तौर पे पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए उनका स्थान तय कर देना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रमोद जी, होता क्या है कि हम सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को और नए मीडिया को बहुत गड्ढमड्ढ कर देते हैं आपस में। तो ये पत्रकारिता के विद्यार्थी के जहन में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि डिजिटल पत्रकारिता है क्या, नया मीडिया क्या है और सोशल मीडिया क्या है। और मुझे लगता है कि ये जो रचना जी पाठ्यक्रम बता रही थी एक बहुत सारा अच्छा, उसका हिस्सा होना चाहिए, शुरुआती हिस्सा, कि हम ये बता पाए कि डिजिटल पत्रकारिता आखिर क्या है, डिजिटल पत्रकारिता का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और किस चीज को आप आखिर डिजिटल पत्रकारिता कहेंगे। और ये पत्रकारिता के संस्थानों, खासतौर पे IIMC जैसे बड़े संस्थान की, तो जी रचना जी आप कुछ बता रही हैं, शायद आपके पास है ऐसा कुछ जो होगा कोर्स का हिस्सा और बच्चों को जी इस कोर्स का हिस्सा है। और जहां हम डिजिटल मीडिया, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, उसमें सब चीजों को शामिल किया गया है, परंतु समय के अभाव में, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो चीजें। तो ये अच्छी बात है कि उसकी डेफिनेशन है, मैंने उसको पढ़ी नहीं है, मैं जरूर आप लोगों में से किसी से उसको लेकर उसको पढ़ने की कोशिश करूंगा। मेरी अपनी डेफिनेशन है पत्रकारिता की प्रैक्टिस डिजिटल में करते हुए, और ये जो नए नए शब्द बाजार में आते चले गए, नया मीडिया,
न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया, उनको मैं कोशिश करता हूं कि डिफाइन करके उनकी रिलेशनशिप आपस में बताना शुरू करूं। एक कोई जवाब और लूंगा, आशीष हो गए, ऋषभ हो गए, उसके बाद मैं अपनी बात पर आ जाऊंगा। तानिया द्विवेदी जी हैं। हाँ जरूर तानिया जी, पूछिए आपका प्रश्न या बताइए मुझे डिजिटल जर्नलिज्म आपके लिए क्या है। Sir, I think convergent media is the form of the digital media. Nowadays, if we are having the print media organization, then we have web portals also in the print media organization. So today, I think we are confronting with convergent journalism, where I think digital marketing and SEO-based content marketing. Tanya, I think it is a very different perspective what you're trying to see. If only convergent media is digital media, then what about those websites which are not having any media background or not having any newspaper or television channel to support them? And there are so many of such websites now. In fact, the website from where I started my career, Webdunia, was not associated directly with any. Later on, it merged with Nayi Duniya and started taking some content from Nayi Duniya because of the relationship. But it started as an independent website, and there are so many now. There is a big website called The Print, which is run by very renowned journalist Shekhar Gupta ji, who was part of Indian Express. So that website is now not having any newspaper to support it or any television channel to support it. And there are so many other. So we cannot limit the digital media to only websites which are having a presence in media and having a digital representation as well. That is limiting the entire sphere of digital media. It will be a limited definition in my opinion. Anyway, it was a good try. कोई और ट्राई करना चाहेगा? नहीं तो मैं 2-3 स्लाइड्स बताऊंगा, हैं तो उसमें कई सारी, फिर अपन बातचीत ही करते रहेंगे। कोई और है जो ट्राई करना चाहते हैं डिजिटल मीडिया को लेके? चलिए, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। जी दिखाई दे रही है। ये तो सभी लोगों पहचानते होंगे क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा लोग हैं। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसको नया मीडिया कहा है मैंने। तो इसमें अभी सारे माध्यम आ गए हैं। इन सारे माध्यमों से जो कुछ भी आप कह रहे हैं वो नया मीडिया इसलिए है कि वो नए तरीके का माध्यम बना। वो क्यों बना है? क्योंकि एक बहुत बड़ा फिनोमिनल चेंज, कुछ लोगों ने मेरी एक स्लाइड में भी जो बताऊंगा वो देखी होगी, लेकिन मैं उस चेंज को मानता हूं क्रांतिकारी, और वो टर्निंग पॉइंट रहा कम्युनिकेशन की हिस्ट्री में। तो आप लोग मास कम्युनिकेशन के, जनसंचार के विद्यार्थी हैं, तो जनसंचार की दुनिया में हुई सबसे बड़ी क्रांति को परिभाषित करना, रेखांकित करना, जब हम ये जानना चाह रहे हैं कि डिजिटल मीडिया में क्या अवसर है, करियर क्या है, उस पर बहुत विस्तार से बात होगी। ये 2-3 चीजें समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप उसमें करियर बनाएंगे तो उसकी बुनियादी बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये तो हो गया पूरा नया मीडिया जो कि इंटरनेट के माध्यम से सवार होकर कम्युनिकेट कर रहा है। अब आप ये देखिए ये कैसे हुआ, ये जो फिनोमिनल चेंज, ये जो सूचना क्रांति जिसको मैं कहता हूं, संवाद क्रांति। पहले आपसी संवाद जो था वो बड़ा डिफाइंड था। मोबाइल भी आ भी गए थे तो काले चोगे वाले फोन थे, मोबाइल आए थे तो वो भी आपसी संवाद का ही माध्यम थे। SMS था, एक दूसरे को फोन लगाते थे, कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर लेते थे, तो वो कॉन्फ्रेंस कॉल भी आपसी संवाद का ही हिस्सा बनेगा। फिर जनसंचार की एक बड़ी डिफाइंड स्पेस थी, डेफिनेशन थी, अखबारों के माध्यम से होगा। उसके पहले, बहुत पहले जब नहीं था तो ट्रेडल पे था, पर्चे छपते थे, लेकिन जब उसने स्वरूप अख्तियार कर लिया तो अखबार, टीवी है। तो आपको अगर एक बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचानी है या एक विज्ञापन भी है जिसका आपको प्रचार करना है अपने उत्पाद का, जिसके जरिए सब, तो ये 3 बहुत तय माध्यम थे और आप इन्हीं का सहारा लेकर अपनी बात कह पाएंगे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो ऐसा हुआ जो सरकारों को भी समझ में नहीं आया, लोगों को भी समझ में नहीं आया, पर हो गया, और जिसने जनसंचार का पूरा परिदृश्य बदल दिया। यह नया जनसंवाद।
पहले अगर आप अखबार के संपादक के पास जाएंगे और विज्ञप्ति देंगे और वो नहीं छपेगी तो आप कितने लोगों को बताते फिरेंगे कि क्या हुआ है। टीवी वाला नहीं दिखाएगा, न्यूज नहीं चलाएगा, ब्रेकिंग न्यूज नहीं पता नहीं चलेगा। रेडियो पर तो प्राइवेट एफएम अभी भी है, लेकिन उनको समाचार देने की छूट अभी भी नहीं है। तो रेडियो पर आप जो आकाशवाणी के समाचार थे वो सुन लीजिए या बीबीसी को सुन लीजिए। लेकिन अब जब ये आ गए नए माध्यम जिनको मैंने ऊपर बताया आपको, तो इन नए माध्यमों ने ये कर दिया कि आप अपने घर के अंधेरे कोने में बैठकर लैपटॉप से कुछ अगर संचार कर रहे हैं तो वो भी अचानक हजारों लाखों लोगों तक पहुंच रहा है। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया के लिए प्लेटफॉर्म आए थे वो कब मास मीडिया के कम्युनिकेशन का टूल बन गए, ये खुद इन प्लेटफॉर्म्स को बनाने वालों को नहीं पता चला। एक सवाल मैं अक्सर पूछता हूं कि ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है जिसके माध्यम से ये सारी क्रांति हुई, इसके जनक कौन थे? कोई बता पाएगा मुझे अभी ऑडियंस में? टिम बर्नर्स-ली। गुड। क्या करते थे वो? So he was a computer scientist. कहाँ काम करते थे? आपका नाम बता दीजिए। ऋषभ सर। अच्छा ऋषभ, आप ही ने अभी जवाब। ऋषभ, वेरी गुड आंसर। बहुत सारे, हो सकता है कोई कॉमन स्टूडेंट्स भी हों क्योंकि अन्य संस्थानों के जुड़े, मुझे बताया बहुत सारे संस्थानों में कई बार इसका जवाब नहीं मिल पाता है। टिम बर्नर्स-ली जो थे वो वर्ल्ड वाइड वेब के, और आज जो इंटरनेट जिस स्वरूप में हम देखते हैं और इतना मास कम्युनिकेशन करते हैं और ये जिस फिनोमिनल चेंज की मैं बात कर रहा हूं, उसके जनक टिम बर्नर्स-ली हैं, जो जिनेवा में सर्न नाम की एक लेबोरेटरी है फ्रांस और स्विट्जरलैंड की बॉर्डर पर, जहां पर एक प्रयोग हुआ था जिसमें बिग बैंग को हम रेप्लिकेट करेंगे इसकी कोशिश की गई थी। और वो जमीन के हजारों मीटर नीचे एक सुरंग बनाकर, एक टनल बनाकर उस प्रयोग को किया गया था। तो उस प्रयोग से जो डेटा आता था उसको एनालाइज करते थे। आपने सही कहा, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, लेकिन उसके लिए उस जमाने के बड़े बड़े कंप्यूटर्स पर अलग अलग कमरों में अलग अलग जगहों पर घूमकर उनको डेटा कलेक्ट करना पड़ता था। तो उन्होंने सोचा कि जो हम कहते हैं आवश्यकता या आविष्कार की जननी है, इस समस्या को हल कैसे करें। तो उसके लिए उन्होंने दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा और एक ही कंप्यूटर पर बैठकर दूसरे का डेटा देखने लगे। फिर उनको लगा ये तो बड़ा अच्छा हुआ, मेरे को सुविधा होगी, तो उसने तीसरे को जोड़ा, चौथे को। ऐसे करते करते उन्होंने उस लेबोरेटरी के सारे कंप्यूटरों को जोड़ दिया और उन सारे कंप्यूटरों का डेटा एक कंप्यूटर पर दिखाई देने लगा। ऐसे वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था, जो आज दुनिया में सूचना क्रांति का एक बड़ा वाहक है, माध्यम है। अब इस वक्त कोई कानून नहीं बने, लोग फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर कम्युनिकेट करने लगे, और जो पारंपरिक मीडिया माध्यम है उनको भी पता नहीं चला कि यार हम नहीं बता रहे फिर भी खबर लोगों तक पहुंच रही, वायरल हो रही, जो आजकल शब्द बहुत चल गया है। अब इस माध्यम से जुड़ने के लिए जब आप सोचते हैं कि आपका करियर कैसे बनेगा, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि आज अखबार, टीवी और रेडियो भी क्या कर रहे हैं। जो इस माध्यम में कम्युनिकेट हो रहा है, वायरल हो रहा है, वो वहां जाकर खबर बन रहा है। शुरुआत जब इन माध्यमों की हुई थी तो जो अखबार, टीवी और रेडियो था उसको रेफरेंस पॉइंट बनाकर यहां पर कम्युनिकेशन होता था। अब ये पूरा फिनोमिनल चेंज हो गया है और मास कम्युनिकेशन का एक ऐसा टूल लो, और इसीलिए अब सरकारें लगातार नियमावली बना बनाकर इसको रोकने की कोशिश या इस पर नियम लागू करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि लोगों को लगता है कि अखबार, टीवी, रेडियो के लिए तो गाइडलाइंस बनी हुई हैं, उनके लिए नियम कानून बने हुए हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई भी होती है, पूरे देश दुनिया में सब जगह बनी है। लेकिन ये जो नया माध्यम आ गया, इसमें तो लोग किसी भी तरह की सूचनाएं, अपना एजेंडा भी चलाने लगते हैं। तो ये दिक्कत हुई है। तो मैं जो डेफिनेशन कह रहा था सर आप लोगों से, उसमें यह है कि न्यू मीडियम वो सब कुछ है जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, डिजिटल मीडिया भी शामिल है, और इंटरनेट के माध्यम से जितने प्लेटफॉर्म्स आ गए वो सब शामिल है। लेकिन डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया को अलग करके ही देखना होगा। सोशल मीडिया जो केवल सोशल पर लोग हैं, जो आम नागरिक भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी, सब कुछ है, लेकिन वो सोशल मीडिया का उपयोग कम्युनिकेशन के लिए कर रहे हैं। डिजिटल मीडिया मतलब वो जो पारंपरिक पत्रकारिता अखबार, टीवी और रेडियो से आगे गई है, लेकिन वहां पर भी वो लोग हैं जो पत्रकारीय दायित्वों का निर्वहन करते हैं, पत्रकारिता की जिम्मेदारी समझते हैं, क्या कम्युनिकेट करना और क्या नहीं करना इसको समझते हैं, और उनके पास सबसे बड़ी चीज है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी है। सोशल मीडिया का जो व्यक्ति फॉरवर्ड कर रहा है उसने देखा नहीं है कि मॉफ्ड है कि नहीं, फैक्ट चेक नहीं किया, गलत इमेज है कि नहीं, तस्वीर को आगे बढ़ाया जाए या नहीं, उसने कर दिया, इसलिए वो सोशल मीडिया का हिस्सा है मेरे लिए। डिजिटल मीडिया पे अगर आप हैं और अपने आप को पत्रकार कहते हैं, तो आप उन सारी शर्तों को पूरा करेंगे जो एक पत्रकार को करनी चाहिए, और जो ऐसे आईएमसी जैसे बड़े संस्थानों में या अन्य जिन भी संस्थानों का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं वहां पर सिखाई या पढ़ाई जाती है। ये कुछ आंकड़े हैं, रचना मैडम ने ऑलरेडी दे दिए हैं बहुत सारे आंकड़े, तो इनके विस्तार में मैं फिलहाल नहीं जाऊंगा। और इसीलिए ये डिजिटल जर्नलिज्म जो है,
डिजिटल पत्रकारिता, इसको अब आप अलग से समझिए और आप इसमें करियर बना रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर करियर नहीं बना रहे हैं, आप एज ए पर्सन सोशल मीडिया पर हो सकते हैं, जो कि नए मीडिया का हिस्सा है। लेकिन नए मीडिया के दो अहम पिलर्स हैं इसमें, एक सोशल मीडिया है, एक डिजिटल मीडिया है, और आप डिजिटल मीडिया में करियर को तलाशने जा रहे हैं। ये सारे आंकड़े आपको वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे, इसलिए मैं अभी इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी इसमें जो फैक्ट चेक एक बड़ी चीज हो गई है। आप लोग इसमें करियर बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे माध्यमों से सूचना आने की एक दिक्कत ये भी होती है कि आप उसकी तस्दीक नहीं कर पाते और खबर चल जाती है। लेकिन अगर आप पत्रकार हैं तो आपको तस्दीक करनी चाहिए। एक बड़ा उदाहरण है, ये खबर सारे लगभग देश के हर प्रतिष्ठित मीडिया हाउस में, टीवी चैनल और वेबसाइट पे चल गई थी कि आपके आधार कार्ड के लिए सेंध लगा दी गई आपके मोबाइल में और एक ऑटोमेटिक नंबर सेव हो गया है, इससे सरकार सेंध लगा लेगी। ऐसा कुछ नहीं था। जैसे पुलिस का, फायर ब्रिगेड का और एम्बुलेंस का नंबर शुरू से आता है फोन में, वैसे ही वो नंबर भी था ताकि लोगों को आधार के हेल्पलाइन पे कॉल करने में दिक्कत ना हो। लेकिन उसका इतना हवा कर दिया गया और कोई फैक्ट चेक नहीं किया गया। ऐसे ही कश्मीर फाइल को लेकर भी हुआ था। ये मैंने मुद्दा इसलिए रखा था कि आप जब करियर बनाएंगे तो केवल फैक्ट चेकर के रूप में भी एक करियर है। आजकल फैक्ट चेकिंग के एडिटर होते हैं, फैक्ट चेकिंग के जर्नलिस्ट होते हैं। वो इसलिए मुद्दा बड़ा हो गया है क्योंकि बिना तस्दीक के खबरें प्रकाशित हो रही हैं, पत्रकारिता की बुनियादी शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। तो अब फैक्ट चेकिंग भी अपने आप में करियर बन चुका है, और आप स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पर कितनी संभावनाएं हैं करियर की। ये मुझे कोई बता दे फटाफट इन सारों का मतलब। मोजो क्या है, जीए क्या है, क्योंकि इसमें आप करियर बनाएंगे तो ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। So Mojo is mobile journalism. ओके CMS is content management system. ओके, that was good. What is GA? कोई और है, कोई बता पाएंगे? Sir, Google Analytics. Very good. Who was that? अपना नाम बताइए जिन्होंने गूगल एनालिटिक्स बताया। Sir, Tanya. और तानिया, गूगल एनालिटिक्स क्या है, ये क्या चीज है? I think, sir, it measures advertising ROI. Anybody else? गूगल एनालिटिक्स, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका फुल फॉर्म गूगल एनालिटिक्स है, गूगल का एक टूल है दरअसल, और ये लाइफ लाइन है डिजिटल पत्रकारों की। तो आप डिजिटल जर्नलिज्म में मार्केटिंग करें, एसईओ करें, कुछ भी करें, गूगल एनालिटिक्स को आपको रेफर करना ही पड़ेगा। ये वो टूल है जो आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट कैसी चल रही है, उस पर कितना ट्रैफिक है, उस पर कितने लोग आते हैं, वो कितनी देर ठहरते हैं। क्या अखबार और टीवी में सुविधा नहीं है कि आपको पता लग सके कि कौन सा कंटेंट कितनी देर तक कंज्यूम हो रहा है। टेलीविजन की टीआरपी और बीआरसी की रेटिंग जो है वो अपने आप में एक विवाद का विषय है। अखबारों में आपको सर्कुलेशन की संख्या पता लगती है, पाठकों की संख्या, लेकिन वो क्या पढ़ रहे हैं नहीं पता लग पाता। कौन से पन्ने की कौन सी खबर को कितनी देर पढ़ा गया, ये नहीं। ये गूगल एनालिटिक्स टूल है जो बताता है। इसके अलावा कई और प्राइवेट टूल्स भी हैं, चार्टबीट है, लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय जीए है। ऐसे ही कॉमस्कोर है। कोई बताएगा कॉमस्कोर क्या है? जैसे एबीसी से अखबारों का सर्कुलेशन पता लगता है और आईआरएस से रीडरशिप पता लगती है। एबीसी इज ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एंड आईआरएस इज इंडियन रीडरशिप सर्वे। और जैसे टाइम्स की टीआरपी आती थी और बीआरसी की रेटिंग आती है टेलीविजन के लिए, वैसे ही कॉमस्कोर डिजिटल माध्यम जितने भी हैं उनकी मान्य संस्था है, जिसके आंकड़ों के आधार पर यह तय होता है कि कौन सा मीडिया संस्थान आगे है पीछे, और विज्ञापन इस पर निर्भर करते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यूवी क्या है, कोई मुझे बता पाएगा? अल्ट्रा वायोलेट सर। वायोलेट नहीं भाई, अल्ट्रा वायलेट। Unique visitors. यूवी, हाँ यूनिक, ये किसने बोला भाई? Rishabh. हाँ ऋषभ, चलो अच्छा है आपको जानकारी सारी। यूवी इज यूनिक विजिटर्स। और पीवी क्या है? सब पेज पर व्यू। पेज पर व्यू नहीं है, केवल पेज व्यू है।
फिर एक यूनिक पेज व्यू होता है, लेकिन पेज व्यू है। और CMS ऋषभ बता चुके हैं, कंटेंट में ये वो सारी बातें हैं, चीजें हैं, टर्म्स हैं जो दिन रात आपके कानों में गूंजेंगी अगर आप डिजिटल की पत्रकारिता में आते हैं तो। और इसलिए इनकी जानकारी ये बहुत बुनियादी है, इसके आगे बहुत कुछ है। किसी ने SEO का भी जिक्र किया था अपनी बात रखते वक्त, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ऐसी और भी अन्य है। सेशंस पर यूजर होगा, टाइम स्पेंट होगा, रीड टाइम होगा, स्क्रॉल डेप्थ होगी। लेकिन आपको ये वो चीजें हैं जो मालूम होनी ही चाहिए अगर आप डिजिटल पत्रकारिता में आते हैं, और इन पर विस्तार से अलग से बात की जा सकती है। लेकिन रचना मैडम, ये आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा होनी चाहिए अगर आप डिजिटल के लिए पत्रकार तैयार कर रही हैं तो। सर है सर, मेजरमेंट पूरा हमारा रिसर्च जो मैंने क्वांटिटेटिव आपको बताया था उसका हिस्सा है। उसके अलावा डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में भी ये शामिल रहेगा। अच्छी बात है, अगर ये IMC के यहाँ विद्यार्थी होंगे तो फिर उन्हें ये सब पता होना चाहिए। अवसरों पे आ जाते हैं, जो आज का मुख्य टॉपिक है। तो ये मैंने कुछ पोजीशंस बताई हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी पोजीशंस हैं। बेसिक है कंटेंट राइटर। आप एक कंटेंट राइटर के रूप में किसी भी डिजिटल मीडिया हाउस में फ्रीलांस या फुल टाइम जुड़ सकते हैं। आपको कंटेंट लिखना है, उसके ऊपर डेस्क होती है, फिर आप सीनियर कंटेंट राइटर बनते हैं तो डेस्क पे जाकर बेसिक जो बातें होती है डिजिटल जर्नलिज्म की वो आपको पता होनी चाहिए कि खबर कैसे लिखी जाए। उसमें कीवर्ड्स डालने होते हैं, मेटा कीवर्ड्स डालने होते हैं, टैग्स लगाने होते हैं, उसका सोर्स डिफाइन करना होता है, उसमें इमेज लगानी होती है। तो कंटेंट राइटर को जो फुल टाइमर है ये सब सीखना पड़ता है। फिर आप रिपोर्टर बनते हैं। रिपोर्टर भी डिजिटल का जो होता है वो दरअसल फुल इक्विप्ड होता है, वो खबर भी भेजता है, फोटो भी भेजता है और वीडियो भी भेजता है। आजकल अधिकतर जो डिजिटल जर्नलिस्ट हैं वो मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर की पोजीशन पर आते हैं। मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर का मतलब यह है कि आप खबर भी लिखेंगे, आप वीडियो भी बनाएंगे, उस वीडियो का जो रन डाउन की कॉपी लिखनी है या उसके ऊपर कैप्शंस देने हैं वो भी आप लिखेंगे, उस वीडियो को तैयार करने की पूरी प्रक्रिया से जुड़ेंगे, और आपको कभी वॉइस ओवर करना पड़े या एंकरिंग करना पड़े तो आप वो भी करेंगे। तो मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर की जो पोजीशन है वो आप डिजिटल में बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है और अधिकतर इसी पोजीशन पर रिक्रूट कर रहे हैं। वीडियो एडिटर एक अलग पोजीशन है, जो टेक्निकली स्किल्ड लोग होते हैं, जो अलग अलग FCP या एडोब प्रीमियर टूल आते हैं उस पर वीडियोस की एडिटिंग करते हैं, और ये भी बहुत अच्छा करियर का अवसर है। इसके कोर्सेज भी होते हैं अलग अलग। ग्राफिक्स और एनिमेशन अगर आपको आता है तो वो एक अपने आप में डिजिटल में बहुत बड़ा करियर का अवसर है। सोशल मीडिया की टीम हर संस्थान में होती है और इसका महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सभी लोग एक जैसा कंटेंट बना रहे हैं, सभी लोग स्पेशल कंटेंट बना रहे हैं, सभी एक्सक्लूसिव कर रहे हैं। तो फिर वो ज्यादा रैंक कैसे करे, उस पर ज्यादा ट्रैफिक कैसे आए, इसके लिए पूरी सोशल मीडिया की टीम होती है। सोशल मीडिया अगर आप जानते हैं तो आपके लिए करियर का बहुत अच्छा अवसर है। मार्केटिंग अलग से होती है, इसमें ब्रांड मार्केटिंग भी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी है, दोनों इसमें शामिल है। लोग अपनी पोस्ट को बूस्ट करने के लिए मार्केटिंग करते हैं, अपने ब्रांड की मार्केटिंग करते हैं, ब्रांड के कीवर्ड्स पर सर्च को बढ़ाते हैं। तो ये सारे वो अवसर हैं जो उपलब्ध हैं। और इसके अलावा भी जैसे मैंने कहा, फैक्ट चेकिंग की अपने आप में एक पूरी श्रृंखला बन गई है। फैक्ट चेकिंग के रिपोर्टर्स होते हैं जो जाकर ग्राउंड पर भी चेक करते हैं। ऑनलाइन टूल्स हैं जिसमें रिवर्स इमेज सर्च और ऐसे कई हैं। गूगल का अपने आप में एक पूरा कोर्स है फैक्ट चेकिंग का जो लोग करते हैं। अन्य संस्थानों ने भी अब ये कोर्स चालू कर दिए हैं। आपको पता चला होगा अभी PTI जो कि देश की इतनी बड़ी समाचार एजेंसी है, उसने फैक्ट चेकिंग के लिए एक सीनियर पर्सन को रखा है और उसके नीचे टीम लगाई है। तो समाचार एजेंसियों को भी अब फैक्ट चेकर रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि तथ्यों की भ्रामकता और तथ्यों की जांच न हो पाना पत्रकारिता के लिए, खासतौर पर डिजिटल माध्यम के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। और इससे पारंपरिक पत्रकारिता भी कहीं ना कहीं आहत हो रही है, क्योंकि पारंपरिक पत्रकारिता में भी डिजिटल पर फैक्ट चेकिंग नहीं होने से वो ऐसे कैसे उसको उठा लेते हैं और वो फिर परेशान होते हैं कि हमने गलत खबर प्रकाशित कर दी। इसलिए फैक्ट चेकिंग भी करियर का एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर बन गया है। ये जो मुझे शुरू में आप कह रहे थे, इसलिए मैंने ये स्लाइड दिखा दी, वरना बहुत रेलेवेंट नहीं थी आज के लिए। ऐसा सोचा जाता है कि प्रिंट और डिजिटल देखते हैं तो कन्वर्जेंस होता है, तो प्रिंट बहुत बड़ा है, डिजिटल उसका एक एक्सटेंशन मात्र है। दरअसल ऐसा नहीं है। प्रिंट और डिजिटल मिलकर एक मल्टीमीडिया का नया सेटअप बनाते हैं जो अपने आप में बहुत बड़ा होता है और दोनों की रीच को आपस में बढ़ाता है। और मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन तो इतना ही था। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरा केवल निवेदन यह है कि क्लासरूम और न्यूज रूम में बहुत गैप नहीं होना चाहिए। जो न्यूज रूम में हो रहा है वही क्लासरूम में भी अगर होगा और लगातार क्लासरूम और न्यूज रूम का इंटरेक्शन होता रहेगा तो जो पत्रकार निकलेंगे, खासतौर पे डिजिटल पत्रकारिता को मैं एक बड़ी सौगात इसलिए मानता हूं कि पहले पत्रकारिता का ख्वाब देखने वाले या तो पत्र संपादक के नाम लिखते रहते थे और अच्छे मीडिया संस्थानों में नौकरी तलाशते थे, और मीडिया संस्थान चूंकि बहुत कम थे, अभी भी उतने ज्यादा नहीं है लेकिन डिजिटल में बढ़ गए, तो अखबार कितने निकलते थे देश में। अगर आप हिंदी की पत्रकारिता कर रहे हैं गोविंद जी, तो कितने 5-7 बड़े मीडिया हाउसों के बाद नाम खत्म हो जाता है, फिर छोटे अखबार शुरू होते हैं। टेलीविजन चैनल भी आप देखेंगे तो टॉप 5 के बाद फिर सीधे ढलान ही है। तो
वो मीडिया संस्थानों में अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो पत्रकारिता का ख्वाब देखने वाले बड़े मायूस होते थे। कोई बैंक की नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और वो सोचता था कि मैं पत्रकार बनूं। एज ए हॉबी, एज ए शौक उसका जरूर चलता रहता था लेखन का। लेकिन डिजिटल ने क्या कर दिया है कि अब आपको किसी पत्रकार बनने के लिए किसी बड़े मीडिया हाउस की नौकरी करें जरूरी नहीं है। आप अपना एक अच्छा ब्लॉग लिखकर भी डिजिटल के पत्रकार बन सकते हैं। अपना यूट्यूब का चैनल चलाकर भी अपनी बात कह सकते हैं। अगर आपकी अभिव्यक्ति अच्छी है, अच्छे मुद्दे आप उठा रहे हैं, मौके पर पहुंचकर अच्छी रिपोर्टिंग आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कर रहे हैं, तो भी आप डिजिटल के पत्रकार हैं। कोई जरूरी, हाँ, बस आपको पत्रकारिता की मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी बात को कहने का सलीका आना चाहिए, कौन से मुद्दे को कितना उठाना है ये पता होना चाहिए। तो इतने अवसर पत्रकारिता में मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी थे। और इसीलिए जब लोग कहते थे कि फ्यूचर इज ऑफ डिजिटल जर्नलिज्म, मैं कहता हूं कि प्रेजेंट इज ऑफ डिजिटल जर्नलिज्म एंड फ्यूचर वाज ऑलरेडी, अब तो आ चुका है। आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले हम कार्यशालाओं में कहते थे कि फ्यूचर डिजिटल का है, अब तो सारा ही डिजिटल है। कोई भी बड़ा मीडिया संस्थान, चाहे उसके टेलीविजन चैनल हो, चाहे उसके अखबार हो, बगैर डिजिटल के तो सर्वाइव नहीं कर सकता। उसकी डिजिटल प्रेजेंस बहुत आवश्यक है। तो ऐसे में आपको तय करना है कि आप अपने आप को एक मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट के रूप में कैसे तैयार कर सकते हैं। और ये जो मैंने 5-7 मोटे तौर पर अवसर बताए, इनमें से किस अवसर में अपने आप को फिट पाते हैं अपनी स्किल सेट के हिसाब से। लेकिन डिजिटल ऐसी पत्रकारिता है जो हर तरह की पत्रकारिता करते हुए आवश्यक है। एक टीवी का जर्नलिस्ट भी लगातार ट्विटर पर होता है, फेसबुक पर होता है, डिजिटल मीडिया को फॉलो करता है, अपने ब्लॉग लिखता है और अपने संस्थान की डिजिटल वेबसाइट के लिए भी लगातार कंट्रीब्यूट करता है। ये उनके केआरए का हिस्सा है। अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो आप जब केआरए का हिस्सा है, एचआर आपकी मार्किंग करता है, आपकी तरक्की, आपकी ग्रोथ, आपके इंसेंटिव्स अब आपके डिजिटल में होने वाले कंट्रीब्यूशन पर तय होने लगे हैं। तो जो डिजिटल जर्नलिस्ट हैं वो तो है ही, लेकिन अखबार के जर्नलिस्ट से भी कहा गया है कि आपने भाई डिजिटल के लिए कितनी खबरें दी। आपने केवल शाम को अखबार के लिए अपनी कॉपी सबमिट की, दिन भर आप डिजिटल के लिए भी अपने वीडियो, फोटो और कॉपी सबमिट कर रहे थे। अगर आप ऐसा कर रहे थे तो आपके ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं, आपकी तरक्की के चांसेस ज्यादा हैं, आपकी सैलरी बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अब आप कोई सी भी पत्रकारिता कीजिए, चाहे अखबार की कीजिए, चाहे टेलीविजन की कीजिए, डिजिटल का ज्ञान होना और डिजिटल पत्रकारिता में आपकी इन्वॉल्वमेंट होना अब एक आवश्यक शर्त है। इसमें कोई चॉइस नहीं है। मतलब अब मैं डिजिटल पत्रकारिता करूं या नहीं करूं, ये क्वेश्चन ही खत्म हो चुका है। डिजिटल जर्नलिज्म आपको आना ही चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद जयदीप सर। अब मैं प्रोफेसर प्रमोद कुमार सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएं डिजिटल मीडिया को लेकर। विनीत जी, मुझे लग रहा है कि जयदीप कर्णिक जी के इस बहुत प्रेरक उद्बोधन के बाद मैं बहुत ज़्यादा इसमें ऐड करूंगा, मुझे लगता है ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं वास्तव में जयदीप कर्णिक जी को ही सुनने के लिए जुड़ा था। और कर्णिक जी का डिजिटल मीडिया में जो अध्ययन है, जो अनुभव है, वो बेमिसाल है। वो आपने अभी प्रेजेंटेशन से भी देखा होगा। और हमने तो जब वेब दुनिया का नाम सुना, डिजिटल मीडिया के बारे में जब शुरुआत हमने समझने में कुछ चीज़ें आई हमारे समझ में कि डिजिटल मीडिया क्या होता है, तो उस समय जयदीप कर्णिक जी वेब दुनिया चला रहे थे। तो ये एक प्रकार से भारत में हिंदी की खासतौर से जो डिजिटल पत्रकारिता है उसके पुरोधा हैं। और इन्होंने पूरे डिजिटल मीडिया को, हिंदी मीडिया को खासतौर से पोषित किया है और खड़ा किया है और नए आयाम दिए हैं। तो इनका जो अनुभव है वो आईएमसी को मिलता रहता है, आईएमसी के स्टूडेंट्स को मिलता रहता है। लेकिन चूंकि मैं आईएमसी में प्लेसमेंट सेल देख रहा हूं पिछले कुछ समय से, तो हमारे जो डिजिटल मीडिया के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, ऐसा कुछ बिंदु में भी कुछ सोच रहा था, तो मैं जरूर वो साझा करने की कोशिश करूंगा। इसमें से कुछ चीजें जयदीप कर्णिक जी ने ऑलरेडी बता दी हैं, इसलिए एक आध रिपीटेशन हो सकता है। जयदीप कर्णिक जी ने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत प्रभावी ढंग से फैक्ट चेकिंग और वेरिफिकेशन का जिक्र किया है। आज ये डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी चुनौती भी है और बहुत बड़ी ज़रूरत है। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आईएमसी में जो प्लेसमेंट के लिए अभी रिक्वेस्ट आती हैं, लास्ट ईयर भी आई हैं और इस साल भी आई हैं, उसमें फैक्ट चेक के लिए ट्रेंड प्रोफेशनल्स की डिमांड हमारे पास आई है। और लास्ट ईयर भी लगभग 8-10 स्टूडेंट हमारे सिर्फ इसी काम के लिए कई सारे मीडिया हाउस में रिक्रूट हुए हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि फैक्ट चेकिंग और वेरिफिकेशन ये कितनी बड़ी जरूरत है और इसमें डिजिटल मीडिया में खासतौर से कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं स्टूडेंट्स के लिए।
एक दूसरा देखिए, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन भी अब धीरे धीरे डिजिटल हो रहा है। अभी गवर्नमेंट की मीडिया कम्युनिकेशन पॉलिसी बन रही है। अगर आप बीओसी को देखेंगे, जो गवर्नमेंट की एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और गवर्नमेंट कम्युनिकेशन पर आप नजर डालेंगे तो देखिए डिजिटल पर बहुत तेजी से वहां शिफ्ट हो रहा है। और डिजिटल पर अगर शिफ्ट हो रहा है तो उन्हें भी ट्रेंड प्रोफेशनल चाहिए, और आईएमसी के पास गवर्नमेंट सिस्टम से भी, गवर्नमेंट नेटवर्क से भी ट्रेंड प्रोफेशनल्स की डिमांड आती है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि 40-50 लोगों की इतनी बल्क में डिमांड आती है। तो डिजिटल में कितनी संभावनाएं हैं ये हम समझ सकते हैं। और अभी कॉर्पोरेट सेक्टर देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर में इतनी तेजी से चीजें बदल रही हैं वो हम सबको पता है। मतलब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ जर्नलिज्म की पढ़ाई करके आप सिर्फ प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, वेब पोर्टल्स और टीवी तक ही सीमित नहीं रह सकते। अनंत संभावनाएं, कॉर्पोरेट सेक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर संभावनाएं हैं। एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टाइजिंग देखिए कितना बड़ा एरिया है, पब्लिक रिलेशन कितना बड़ा एरिया है, और ये सब चीजें कहीं ना कहीं डिजिटल के इर्द गिर्द ही घूम रही है। और एक आप देखेंगे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, आज तो पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनिकेशन अलग है, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन अलग है। एक मतलब जो एमपी है वो भी सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए लोग अपने लिए रखते हैं, अपने ब्रांडिंग के लिए, अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए लोग रखते हैं। अब तो जो उभरते हुए नेता हैं वो भी इस प्रकार से प्रोफेशनल्स की एक टीम अपने आसपास हायर करने लगे हैं। और इलेक्शन कैंपेन जो है, इलेक्शन कैंपेन के लिए मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि आईपैक जैसी एजेंसी इलेक्शन कैंपेन के लिए, इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए खड़ी हो गई है। और इस प्रकार की मेरी जानकारी में 7-8 एजेंसी हैं जो आईपैक जैसी एजेंसी है, जहां पर जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं या डिजिटल मीडिया में जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए संभावनाएं हैं। और बल्कि मैं तो कह सकता हूं कि इलेक्शन कैंपेनिंग में बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि मैं लास्ट ईयर के अगर आंकड़े की बात करूं तो आईपैक से जब बात शुरू हुई तो उन्होंने कहा हमें तो 150 लोग चाहिए, 200 लोग चाहिए, इस प्रकार का। और आईपैक का मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उनसे हमारा सीधा संवाद हुआ। ऐसी दर्जनों एजेंसी इस समय मार्केट में है और मेरे पास अब फोन आते हैं, लोग मांग रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं डिजिटल इसमें टेक्नोलॉजी में और समझ रखने वाले, जर्नलिज्म की, मीडिया की समझ रखने वाले लोगों की ही मांग आ रही है। इमेज बिल्डिंग मैंने बताया, इमेज बिल्डिंग चाहे इंडिविजुअल हो चाहे इंस्टीट्यूशनल हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, इसके लिए भी प्रोफेशनल्स चाहिए। और एनजीओ, बहुत सारे एनजीओज हैं, उनके लिए भी, वो भी पब्लिक रिलेशंस के लिए लोग रख रहे हैं, मतलब ब्रांडिंग, इमेज बिल्डिंग वगैरह सब इसमें आता है। बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं। आज ही मैं बैठा था, उर्दू मीडिया के संदर्भ में कहीं बात हो रही थी, तो जानकारी मिली कि उर्दू मीडिया के ट्रेंड प्रोफेशनल्स एम्बेसीज को चाहिए। और एम्बेसीज एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत कम लोग हैं, जो वहां पर जो संभावनाएं हैं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन इंटरनेशनल एजेंसीज और एम्बेसीज में भी बहुत ज्यादा संभावनाएं, बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और जैसा मैंने बताया कि आईएमसी में डिमांड आती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हैंडल करने के लिए प्रोफेशनल्स चाहिए। मतलब आप ट्वीट कैसे लिखें, फेसबुक पोस्ट कैसे लिखें, और अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है उनके लिए कंटेंट तैयार करना, मल्टीमीडिया कंटेंट तैयार करना, चाहे वीडियो कंटेंट है, टेक्स्ट है, इमेज है, इन्फोग्राफिक है, इन सब के लिए ट्रेंड प्रोफेशनल चाहिए, क्योंकि ये भी कम्युनिकेशन के बहुत प्रभावी माध्यम है। हम सभी जानते हैं, एनिमेशन भी इसमें है, हमें मालूम है। कम्युनिकेशन एजेंसीज अब अलग से खड़ी हो गई हैं जो अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशन को मैनेज करती है। पॉडकास्टिंग एक अपने आप में है, और मोबाइल जर्नलिज्म का तो बहुत विस्तार से जिक्र जयदीप कर्णी जी ने किया है। अब तो एंटरप्रेन्योरशिप जो एक जर्नलिज्म है, ये एक अपने प्रकार से, अगर आप स्वयं उद्यमिता का कोई प्रयोग करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, उस प्रकार की भी संभावनाएं इस ट्रेनिंग के बाद हैं। डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में बहुत बड़ा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम यहाँ बैठकर उस विषय में नहीं सोचते। बेंगलोर में अगर आप जाएंगे, देश के बड़े हिस्सों में जाएंगे, बड़ी संख्या में आपको ऐसी कंपनीज मिलेंगी। मुंबई, बेंगलोर में एक कंपनी का नाम मैं आपको बताता हूँ, इनमोबी डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रही है। और उनके पास, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय से वो मतलब अराउंड 10 लाख के पैकेज पर स्टूडेंट्स को हायर करते हैं, ग्रेजुएट को। तो मीडिया कम्युनिकेशन के जो मीडिया में ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, वो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग
इसका काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, वहां भी अगर एक्सप्लोर किया जाए तो संभावनाएं इतनी सारी हैं कि हमें लगेगा कि जर्नलिज्म में तो बेरोजगारी है ही नहीं। लेकिन कई बार हम जो 3 चीजों पर अटक जाते हैं कि या तो एंकर बनना है, या रिपोर्टर बनना है माइक हाथ में लेके, और या फिर वेब पोर्टल पर स्टोरी आनी चाहिए, बस इन 3 के अलावा हम जब नहीं सोचते तब लगता है कि बेरोजगारी है। नहीं तो इतनी अनंत संभावनाएं, अभी मेरी लिस्ट में और कई नाम है, इसीलिए आप थोड़ा धैर्य रखिए। डिजिटल स्टोरी टेलिंग ये भी एक है, और इलस्ट्रेटर, एनिमेटर, इसके भी जॉब है। विजुअल आर्ट्स, कम्युनिकेशन, वीडियो एडिटर का जिक्र जयदीप कर्णिक जी ने किया है। वीडियो डिजाइनर, ये अपने आप में अगर आप कुछ ठीक से सॉफ्टवेयर सीखें तो उसकी बड़ी संभावनाएं हैं। स्पेशल फोटोग्राफी फॉर मार्केटिंग, देखिए आपने देखा होगा शादी ब्याह में फोटो खींचने वाला जो फोटोग्राफर है वो अलग है, फोटो जर्नलिस्ट जो फोटो खींचता है वो फोटो अलग प्रकार का होता है, और जो मार्केटिंग के हिसाब से फोटो खींचते हैं इस प्रकार के भी स्पेशलिस्ट ट्रेंड प्रोफेशनल्स फोटोग्राफर अब हैं जिनकी मांग है। ग्राफिक डिजाइनर मैंने बताया, वेब एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट जैसा जयदीप कर्णिक जी ने उसका जिक्र किया, अभी कई एजेंसी का नाम लिया है। क्रिएटिव कंटेंट राइटर, और गेमिंग भी एक है अपने आप में, ब्रांडिंग है, डिजिटल जर्नलिस्ट अपने आप में है ही, वीडियोग्राफर, और आप अपना यूट्यूब चैनल अगर मान लो खड़ा करना चाहते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात जयदीप कर्णिक जी ने की है ऑलरेडी, और पीआर स्पेशलिस्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट, और एक ब्लॉगिंग भी है। तो ये मैंने कुछ थोड़े से नाम लिए हैं। मेरा ये मानना है कि डिजिटल मीडिया में इतनी संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं, अगर उन्हें हम ठीक से एक्सप्लोर करें तो मुझे लगता है कि जर्नलिज्म के या मीडिया के जितने ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं उन सब के लिए डिजिटल में इतनी संभावनाएं हैं कि बेरोजगारी की बिल्कुल जरूरत नहीं, हमें सिर्फ आउट ऑफ बॉक्स सोचने की जरूरत है। हम अगर कुछ मुद्दों पर अटके रहेंगे तो हमें लगेगा कि शायद नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा बड़े कैनवास पर सोचेंगे तो कोई समस्या नहीं है। और आईएमसी में जिस प्रकार का कोर्स डिजाइन किया है, हमारे यहाँ प्रोफेसर अनुभूति उस पर लगी हुई हैं, रचना जी लगी हुई हैं, हमारे दूसरे फैकल्टी मेंबर्स लगे हुए हैं, प्रोफेशनल्स की हेल्प लेकर हमने ये कोर्स डिजाइन किया है। और हम जिस प्रकार हमारे दूसरे कोर्स उनकी अपनी एक अहमियत है, क्योंकि हमारे जो कोर्स हैं, जो सिलेबस है, वो बुकिश नॉलेज पर बेस्ड नहीं है, वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर बेस्ड है। हमारा फोकस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर होता है। इसलिए अगर आप कहें कि आपका सिलेबस है उसकी हमें बुक्स दे दीजिए, तो जैसे बीए एमए की बुक्स आपको मिलती है सब्जेक्ट की, उस प्रकार बुक नहीं हम देते। हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स को बुलाकर उनके साथ मिलकर, उनके साथ जोड़कर जो हम ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं, उसके कारण हम एक बेहतरीन किस्म के हम प्रोफेशनल्स तैयार करने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है जो डिजिटल मीडिया का कोर्स है, ये आईएमसी का सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड करने वाला कोर्स होने वाला है। इसलिए इसमें जो संभावनाएं हैं उसके लिए स्टूडेंट्स अगर मान लो प्रयास करते हैं तो बहुत अच्छा उसका परिणाम रहने वाला है। ये मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ, जो मेरा मीडिया का थोड़ा बहुत अनुभव उसके आधार पर, और प्लेसमेंट सेल जो मैं आईएमसी में हैंडल कर रहा हूँ, इन दोनों के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस कोर्स में बहुत संभावनाएं हैं। धन्यवाद विनीत जी अवसर देने के लिए। प्रमोद सर, एक सवाल था कि जो भी ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में, क्या सभी फील्ड के बच्चे आ सकते हैं या कोई स्पेसिफिक ग्रेजुएशन हो तभी आएंगे, या उनको किस तरह की तैयारी करनी होगी यदि वो कोर्स में एडमिशन कहीं भी लेना चाह रहे हैं? मुझे लगता है रचना जी शायद ठीक जवाब देंगे, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन अगर है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। की तैयारी क्या होगी सर? तैयारी के लिए तो मुझे लगता है एक सिलेबस हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, सीयूईटी के साथ मिलकर एक सिलेबस आईएमसी ने जारी किया है ऑलरेडी, अगर नहीं किया तो प्रोफेसर गोविंद सिंह जी करने वाले हैं, और उसमें हम सिलेबस बताने वाले हैं कि जो क्वेश्चंस होंगे वो किस किस सब्जेक्ट पर बेस होंगे। जैसे पिछली बार जो हमारा हुआ था, एंट्रेंस हुआ था, उसमें थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूजन हुआ था। उन्हें लगा कि आईएमसी तो मीडिया का इंस्टीट्यूशन है, और मीडिया का इंस्टीट्यूशन है तो सारे जो 90% 95% जो क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ जर्नलिज्म से रिलेटेड होंगे। लेकिन आज जो जमाना है मीडिया में, जो जरूरत है वो स्पेशलाइजेशन का है। अगर पॉलिटिकल कोई रिपोर्टिंग करना चाहता है तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ व्यक्ति बेटर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर सकता है। अगर आप बिजनेस जर्नलिज्म की बात करें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की समझ रखने वाला, कॉमर्स वाला बेटर कर सकता है। जैसे मेडिकल साइंस की जो मेडिकल रिपोर्टिंग है उसे
थोड़ा अगर साइंस या बायोलॉजी की समझ रखने वाला कोई स्टूडेंट हो वो और बेटर कर सकता है। लीगल रिपोर्टिंग के लिए हम लीगल बैकग्राउंड का व्यक्ति ढूंढते हैं, साइंस कम्युनिकेशन के लिए साइंस बैकग्राउंड का आदमी ढूंढते हैं। तो ऐसे ही मीडिया में जो अब स्पेशलाइजेशन का जमाना है उसमें हमारा जो सिलेबस है ये एंट्रेंस का, इसमें पॉलिटिकल साइंस भी होगा और इसमें मुझे लगता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है और इन्वायरमेंट साइंस तो सब जगह होता ही है। और जो जनरली इस प्रकार की जो विषय हैं उनसे संबंधित मुझे लगता है कॉमर्स से संबंधित भी कुछ चीजें होंगी। तो एक प्रकार से थोड़ा दायरा इसका बढ़ा है और सिर्फ मास कम्युनिकेशन तक सीमित नहीं है। अगर इसमें कुछ चेंज होगा तो गोविंद जी जरूर उसमें ऐड करेंगे। जी शुक्रिया प्रमोद सर। अब मैं आदरणीय गोविंद सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आईएमसी सेंटर के बारे में और कोर्स के बारे में तमाम चीजें बताएं। धन्यवाद विनीत जी। आप सभी लोगों को एक बार फिर से प्रणाम करता हूं। हमारे बीच जयदीप जी यहाँ अभी उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया। अब बहुत व्यापक तरीके से उन्होंने इस पूरे स्पेक्ट्रम को रखा है और मेरे ख्याल से जो हमारा विषय है डिजिटल मीडिया में अवसरों की बात हम लोग कर रहे थे, तो उसके बारे में उन्होंने काफ़ी व्यापक तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया है। मैं आपको जो है वो आईएमसी के बारे में थोड़ा ज़्यादा बताना चाहता हूं, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत कम है। मतलब एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है, जल्दी ही अगले हफ्ते से एग्ज़ाम शुरू होंगे और इस बीच जो है वो अंतिम दौर में पढ़ाई चल रही है और अगले महीने नए स्टूडेंट्स के लिए अब तैयारी शुरू हो गई है। तो आईएमसी के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जानते हैं। मुख्य रूप से ये एक ऐसा संस्थान है जो 1965 में स्थापित हुआ था और मीडिया के लोगों को ट्रेन करने के लिए, खास करके गवर्नमेंट में जो मीडिया से संबंधित काम करते हैं लोग, ऐसे लोगों को ट्रेन करने के लिए इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी और आज भी इसका एक बड़ा हिस्सा वो काम करता है। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस है या फिर शॉर्ट कोर्सेज डिपार्टमेंट है या फिर डेवलपमेंट जर्नलिज्म डिपार्टमेंट्स हैं, ये हमारे तमाम जो है भारत सरकार के अलग अलग विभागों के अफसरों को ट्रेन करते हैं। छोटे छोटे कोर्सेज, मतलब पब्लिक सेक्टर के लोगों के लिए, डिफेंस के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए और अलग अलग राज्य सरकारों के लिए भी वो ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ के लोगों के लिए भी कोर्स चलाते हैं। तो ये तो एक हमारा पक्ष है जो उसका मूल पक्ष था। अब आजकल जो है हम लोग यहाँ बहुत सारे कोर्सेज चलाते हैं जो 1 साल का पीजी डिप्लोमा होता है और अलग अलग फील्ड हैं। आमतौर पर अलग तमाम विश्वविद्यालयों में एक ही कोर्स होता है, मास्टर्स या ग्रेजुएशन के लेवल पर बीए जेएमसी या एमए जेएमसी, उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर एक ही कोर्स वहाँ होता है। लेकिन हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन के आधार पर जो है अलग अलग कोर्स किए गए हैं, जिनमें से 9 कोर्स आज की तारीख में हम चला रहे हैं। इसमें इंग्लिश जर्नलिज्म है सबसे पुराना कोर्स, उसके अलावा हिंदी जर्नलिज्म है, रेडियो टीवी जर्नलिज्म है, एड पीआर का कोर्स है, एडवर्टाइजिंग एंड पीआर का, और अब जो नया इस साल से शुरू हो रहा है वो है डिजिटल मीडिया का। तो पिछले 2-3 सालों का अनुभव ये रहा है कि हमारे प्लेसमेंट का प्रमोद जी बता रहे थे, अब वो ये बताना भूल गए थे कि पिछले साल जबकि एकदम लॉकडाउन की स्थिति थी, कोविड महामारी की वजह से पूरे देश में एकदम बहुत नेगेटिव वातावरण था, हमारी क्लासेस जो है वो ऑफलाइन नहीं हो पाई थी, ऑनलाइन ही पूरा का पूरा एक सेमेस्टर, पूरा 7 साल जो है बीत गया। ऐसे विपरीत माहौल के बावजूद हमारे लगभग 80-90% तक विद्यार्थी प्लेस हुए, मतलब प्लेसमेंट के जरिए उनकी नौकरी लग गई और उनमें से भी मेरे ख्याल से जो 60% के आसपास जो लोग गए हैं वो डिजिटल में गए।
90% से ज्यादा सर। 90% मतलब जो ज्यादातर जो है जो टीवी चैनलों में या अखबारों में या बड़े मीडिया हाउसेस में गए हैं वो भी डिजिटल के लिए गए हैं। तो इस सब को देखते हुए इस बार हमारे यहाँ पीजी डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया शुरू किया गया है और इसका सिलेबस जो है शुरू में रचना जी ने बताया है। इसमें क्या संभावनाएं हो सकती हैं उसके बारे में कर्णिक जी ने विस्तार से बताया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि खास करके हमारे जम्मू केंद्र ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। तो जम्मू केंद्र को भी 20 सीटें शुरुआत में इस प्रोग्राम की मिली है। दिल्ली में जो हमारा हेडक्वार्टर है वहां पर तो 20 सीटें हैं। अभी फिलहाल शुरू करने के लिए 20-20 सीटें ही दी गई हैं तीनों जगह। तीन सेंटरों में शुरू होगा, दिल्ली में और जम्मू में और उसके अलावा आइजोल में, मिजोरम की राजधानी आइजोल में हमारा नॉर्थ ईस्ट का सेंटर है, वहां भी ये कोर्स शुरू किया जाने वाला है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा चूँकि तामझाम की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत बड़े स्टूडियो की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए थोड़े से सुविधाओं में ही एक लैब बन जाती है और हम तीनों जगह जो है स्टेट ऑफ द आर्ट लैब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक सुविधा हम लोग हमारे इसमें मिलने वाली है। फिर उसके अलावा हमारी जो आईएमसी की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि इंडस्ट्री का इंटरेक्शन, जिसकी बात आदरणीय जयदीप जी कर रहे थे कि इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन जो है वही आईएमसी की सबसे बड़ी खूबी है। जो कुछ न्यूज रूम में पढ़ाया जा रहा है, करवाया जा रहा है, वही जो है हमारे क्लासरूम में भी पढ़ाया जाना चाहिए। ये हमारा फोकस है, यही हमारा फोकस है। तो हमारे बाकी जो कोर्सेज हैं, हिंदी जर्नलिज्म, इंग्लिश जर्नलिज्म, रेडियो टीवी या एड पीआर, वहाँ भी यही सब नियम लागू है। मतलब हमारे यहाँ जो स्टाफ है, जो फैकल्टी है, वो तो अपने अपने विषयों के विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ उन लोगों में भी काफी हद तक ये देखा जाता है भर्ती करते समय कि इन लोगों का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस कितना है, इंडस्ट्री का एक्सपोजर कितना है, केवल नेट और पीएचडी पास किए हुए हैं या इनका कोई इंडस्ट्री का भी बैकग्राउंड है, इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है। तो ऐसे ही लोगों को आईएमसी में अभी तक भर्ती किया जाता रहा है। लेकिन अब जो है जो खास करके इंडस्ट्री के लोग जो है यहाँ आ करके पढ़ाते हैं, पिछले 2 साल में मैंने देखा है कि लगातार जो है इंडस्ट्री के बेहतरीन लोग जो है, जो सबसे अच्छे टॉप पर्सन्स हैं अपने अपने फील्ड में, उन सबको हम लोगों ने यहाँ बुलाया है और यहाँ जो है उन लोगों ने पढ़ाया है। तो साल के अंत होने तक, और एक बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे यहाँ लगभग 11 महीने का कोर्स है और बहुत ही टाइट कोर्स है। सुबह 10 बजे से लेकर के 5, 6, 7 बजे तक लगातार जो है पढ़ाई और प्रैक्टिकल चलते रहते हैं। तो इसलिए जो है वो विद्यार्थी को और इधर उधर सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो और बीच में मतलब हर दिन 2 या 3 स्पेशलिस्ट की, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स की क्लासेस होती हैं। तो ऐसे में जब अंत में पहुंचता है विद्यार्थी, तो थ्योरेटिकल ज्ञान के साथ ही साथ प्रैक्टिकल ज्ञान भी उसके पास भरपूर होता है। और यहाँ से जाते हुए उसको लगता है कि जो इंडस्ट्री के स्टालवर्ट्स हैं, जयदीप कर्णिक जी जैसे लोग हैं, या तमाम अखबारों के संपादक और जो की पर्सन्स होते हैं, न्यूज एडिटर या असिस्टेंट एडिटर, एसोसिएट एडिटर्स या सीनियर प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो टेलीविजन में हैं, उन सभी लोगों को हम लोग बुलाते हैं और उनकी क्लासेस लगाते हैं। तो एक तरह से डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है उन लोगों के साथ होता है। तो यहाँ से जाते जाते तक उनका एक्सपोजर इतना अच्छा और मजबूत हो जाता है कि वो लोग जो है जा करके इंटरव्यू में घबराते नहीं है। उनको लगता है कि यही मेरे बड़े भाई जो है कल तक मुझे पढ़ा रहे थे और वहाँ जो है इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए हैं। तो ऐसे इस वजह से भी काफ़ी हद तक आईएमसी के बच्चे जो है अच्छी तरह से प्लेस हो जाते हैं साल के अंत तक। तो ये एक बड़ी खूबी है। उसके अलावा हमारे जो सेंटर्स हैं उनके बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि उसमें जो खास करके
जो हमारे सेंटर्स हैं, कोट्टायम है जहां मलयालम जर्नलिज्म और इंग्लिश जर्नलिज्म है, आइजोल है मिजोरम में जहां अभी तक सिर्फ इंग्लिश जर्नलिज्म था, अब इंग्लिश के साथ साथ डिजिटल मीडिया की भी पढ़ाई वहाँ होगी। तीसरा अमरावती में है, अमरावती महाराष्ट्र में के विदर्भ में स्थित है, और अमरावती में जो है हिंदी जर्नलिज्म भी शुरू हो रहा है इस बार से, और साथ ही साथ इंग्लिश जर्नलिज्म और मराठी जर्नलिज्म वहाँ पहले से है। और चौथा जो है जो हमारा सेंटर है उसमें जम्मू का नाम आता है। जम्मू में इस बार नई बिल्डिंग बन गई है और तमाम नई तरह की सुविधाएं उस कैंपस को मिली हैं। बहुत ही बढ़िया कैंपस बना है, क्लासरूम्स बहुत अच्छे अच्छे बने हैं जो हमारे साथियों से जानकारी मिली है। और उसमें इंग्लिश जर्नलिज्म अभी तक सिर्फ था और इसलिए उसकी उपस्थिति भी जम्मू कश्मीर में बहुत ही अल्प थी, बहुत थोड़ी उपस्थिति दिखाई पड़ती थी। अब इस बार से डिजिटल मीडिया और हिंदी पत्रकारिता भी जम्मू में शुरू हो रही है, क्योंकि जम्मू से हिंदी के 3 महत्वपूर्ण अखबार निकलते हैं, अमर उजाला, जागरण और पंजाब केसरी। तो इन तीनों अखबारों में तो के लिए तो ट्रेंड स्टाफ चाहिए और साथ ही साथ जो है बाकी वहाँ बहुत सारे जो डिजिटल टीवी चैनल्स हैं उनको भी ट्रेंड स्टाफ नहीं मिल पाता है। तो वहाँ के लोकल, और कश्मीर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कश्मीर में तो काफ़ी हद तक पढ़ाई है इस मीडिया की, लेकिन इसके बावजूद वहाँ भी जो ओरिएंटेशन है वो नेशनलिस्टिक ओरिएंटेशन नहीं है, राष्ट्रीय जो है वो दृष्टिकोण लोगों का नहीं है। तो इसलिए ऐसे आईएमसी से पढ़ करके जाने वाले विद्यार्थी यदि कश्मीर में भी सेवा करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा योगदान होगा। तो ये एक मोटे तौर पर बातें थी। और इसके अलावा हमारे पास उर्दू, मराठी, उड़िया और मलयालम 4 भाषाओं में अलग पत्रकारिता के डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं। ये जो है अपने अपने क्षेत्रों से चल रहे हैं, लेकिन उर्दू जैसे हमारा एक डिप्लोमा है तो उर्दू में कहीं से भी, जम्मू कश्मीर से भी लोग आते हैं और बिहार से, उत्तर प्रदेश से, दक्षिण भारत के हैदराबाद के इलाकों से, ऐसी जगहों से भी उर्दू में पत्रकारिता सीखने के लिए विद्यार्थी आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी आईएमसी एक बहुत बेहतर विकल्प हो सकता है। तो जहाँ तक डिजिटल मीडिया में संभावनाओं का सवाल है, एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि अभी एक तरह से डिजिटल मीडिया में डिमांड बहुत है और सप्लाई नहीं है। जब टेलीविजन आया था 90 के अंतिम वर्षों में, 1998, 99 और 2000 के आसपास बहुत सारे इकट्ठे चैनल शुरू हुए थे, तो उस समय भी यही स्थिति थी और डिमांड बहुत थी और सप्लाई नहीं थी। तो ऐसे में आईएमसी ने जो है वो 1997-98 में रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म का स्पेशलाइज्ड कोर्स शुरू किया और बड़े हद तक मीडिया की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने का काम किया। और आज जबकि डिजिटल मीडिया की, डिजिटल जर्नलिस्टों की, डिजिटल मीडिया कर्मियों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अभी तक कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स जो है मतलब तमाम विश्वविद्यालयों में नहीं थे। एक पेपर के तौर पर न्यू मीडिया या डिजिटल मीडिया हम लोग पढ़ाते रहे अभी तक। हमारे मतलब अभी तक हिंदी वाले या इंग्लिश वाले या एड पीआर वाले या रेडियो टीवी वाले ये विद्यार्थी डिजिटल में जाते रहे, लेकिन अब जो है एक स्पेशलाइज्ड कोर्स उनको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। अब डिजिटल मीडिया पढ़ करके लोग और उसके तमाम पहलुओं को जानबूझ करके, समझ करके तब उस फील्ड में जाएंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी सुविधा होगी और एक इंडस्ट्री की बहुत बड़ी ज़रूरत को, बहुत बड़ी डिमांड को पूरा करने का काम हम करने वाले हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए ये ज़रूरी है समझना कि डिजिटल मीडिया को क्या है डिजिटल मीडिया, जो हमारे अतिथि वक्ता ने बात की, और उसके साथ ही साथ क्या संभावनाएं हैं, क्या उसमें होगा, ये तमाम चीज़ें बताई जाएंगी। इसीलिए आज का सेमिनार भी जम्मू केंद्र ने हमारे शुरू करवाया है
और मुझे लगता है कि जम्मू केंद्र इस दिशा में काफ़ी अभी तक तो सफल हुआ है। और उसके अलावा जो विद्यार्थी मिलेंगे, केवल आपको मतलब अभी तक क्या होता है कि जो बाहर के विद्यार्थी हैं वो कट ऑफ में पीछे रह जाते हैं दिल्ली सेंटर के लिए, तब उनको जम्मू आना पड़ता है या फिर टाइम या सुदूर आइजोल जाना पड़ता है। लेकिन हमारी मतलब इच्छा ये है, हम चाहते ये हैं कि जम्मू केंद्र में उसी अंचल के विद्यार्थी ज़्यादा आए ताकि उस इलाके की हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें। ऐसा ना हो कि यहाँ जो पीछे रह गए लोग वो एक साल के लिए बड़ी मजबूरी समझते हुए जम्मू जाएं और फिर वापस चले आएं। वो जम्मू के अखबारों में, जम्मू के डिजिटल मीडिया आउटलेट्स में काम करना न चाहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। जम्मू के लोग आएं और वो अपनी धरती को की बेहतर सेवा करने के लिए, वहाँ की समस्याओं को बेहतर समझते हुए तब वहाँ एडमिशन लेंगे तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा सार्थक और ज़्यादा प्रासंगिक हम सब के लिए होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ये कार्यक्रम करवाया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने मकसद में कामयाब होंगे। हर्षिका कोई सवाल था? शुक्रिया गोविंद सर। हर्षिका का कोई सवाल था? ऋषभ? हाँ, संक्षेप में। हाँ सर मुझे ये जानना था, जिसको सब बता रहे हैं मोजो में हर चीज बहुत इजी हो जाती है, वीडियो एडिटिंग हो या फोटो कैप्चरिंग हो, बट ये कि हम IMC में बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीखे हैं, कैमरा हैंडलिंग सीखे हैं, तो इन सब का हमें जानने का क्या एडिशनल बेनिफिट मिलेगा? एडिशनल बेनिफिट तो आपको सीखने में जल्दी सीख जाएंगे आप, यदि आप डिजिटल मीडिया का कोर्स करेंगे। और मोजो भी अब हमारे यहाँ हर एक कोर्स में मोजो पढ़ाया जा रहा है। रेडियो टीवी में तो हम लोग काफ़ी उस पर फोकस करते हैं और डिजिटल मीडिया में तो वो उसकी जान ही है। तो यदि आपको पहले से आता है तो बहुत वो एडिड बेनिफिट हो जाएगा आपके लिए, आप और चीज़ें उसकी सीख जाएंगे। फिर IMC में तमाम तरह के एक्सपोजर वो हर साल भर होते रहते हैं। हम लोग तरह तरह के प्रोग्राम करवाते रहते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स जो है बाहर से आते रहते हैं। हर रोज़ कोई न कोई वर्कशॉप चलती है। तो यदि आपके पास अपने विषय के अलावा और फुर्सत है और आप टाइम ज़्यादा अपना दे सकते हैं तो आप दूसरे डिपार्टमेंट की वर्कशॉप में भी भाग ले सकते हैं। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाता है। तो इसलिए वो बहुत अच्छी बात नहीं है क्योंकि आप अपनी क्लास छोड़ करके दूसरे के यहाँ जाएं। लेकिन यदि आपके पास फुर्सत है और आपके पास ऑलरेडी उसके बारे में ज्ञान है तो आप उससे आगे की चीज़ें सीख सकते हैं। तो हमारे पास आगे बढ़ने के लिए बहुत अनंत संभावनाएं हैं, अनंत चांस हैं बच्चों के लिए। जो जिस दिशा में बढ़ना चाहता है उसको हम लोग उसको उस तरह का माहौल देने की कोशिश करते हैं। जी ऋषभ शर्मा, ऋषभ जी पूछिए। सर क्वेश्चन जयदीप सर प्रमोद सर, मेरे को टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्ट है, लेकिन मैं जब भी कोई वेबसाइट पढ़ता हूँ डिजिटली तो वो फॉरेन की वेबसाइट होती है। सर इंडिया में अगर टेक्नोलॉजी में कवर करना चाहता हूँ तो मेरे लिए क्या क्या अवसर है? ऋषभ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं बल्कि ये कहूंगा कि फॉरेन की वेबसाइट नहीं, कुछ भारत की वेबसाइट भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी एक सेक्शन बन के रह गया। बहुत कम वेबसाइट्स हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को एक अलग वर्टिकल के रूप में डेवलप किया है। कुछ ने किया है, जैसे गैजेट्स को लेके गैजेट्स 360 ये सब वेबसाइट्स चालू हुई हैं केवल, लेकिन वो केवल गैजेट पे प्योर टेक्नोलॉजी जो आप बोल रहे हैं जिसमें आप कोडिंग या इसके नए डेवलपमेंट्स को लेके सीख सके, समझ सकें, वो तो इंडिया में बहुत नहीं हुआ। लेकिन आपके पास बल्कि संभावना ये है कि हर मीडिया हाउस में टेक्नोलॉजी समझने वालों की और टेक्नोलॉजी पर अच्छी भाषा में लिख सकने वालों की बहुत जरूरत है। तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी का पैशन भी है और नॉलेज भी है और साथ ही साथ आप अच्छा लिख भी पाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं आगे। जी इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। देखिए मीडिया हाउसेस के अलावा जैसे हमने बताया गेमिंग सेक्टर वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है जिसमें हम लगातार एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, खासतौर पर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर और ऑगमेंटेड रियलिटी को लेकर ऋषभ। और दूसरी चीज अभी नवंबर 2021 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एंड गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर AVGC. So these are the fields
where you have ample of opportunities. इसके अलावा केवल आपने ठीक कहा, मीडिया नहीं, सॉफ्टवेयर कंपनियों में टेक्निकल राइटर्स की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि टेक्निकल चीजों का डॉक्यूमेंटेशन वो लोग नहीं कर पाते। वो केवल कोडिंग करना जानते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाना जानते हैं, क्लाइंट को डिलीवरी करना जानते हैं, लेकिन वो लोग टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाते। टेक्निकल राइटर्स को बहुत अच्छी सैलरी मिलती है आईटी कंपनीज में। जितनी भी बड़ी आईटी कंपनीज हैं उसमें टेक्निकल राइटर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छी पोजीशन पे होते हैं और उनकी बहुत डिमांड भी होती है। और ये है तो और भी जितने स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनके लिए तो मैं कहना चाहूंगा, अभी जो आपने पता नहीं पढ़ा, लैम्बडा को लेके जो हुआ, किसी ने पढ़ा है? लैम्बडा की आप कह रहे हैं जैसे ऋषभ की आपका बड़ा इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में, अभी 2 दिन पहले की जो सबसे बड़ी खबर है, यस सर, जिसको मैं अनदर रिवॉल्यूशन मानता हूं, जिसको मैंने जो कहा कि 98-99 के बाद जनसंचार की दुनिया बदली और ऐसी बदली कि जिसको कहते हैं ना, पता ही नहीं चला और दुनिया पूरी बदल गई रातों रात। वैसी ही एक बड़ी चीज हुई है जो हम हॉलीवुड की फिल्मों में ज्यादा देखते रहे और कुछ हिंदी फिल्मों में देखते रहे कि मशीनें इंसान से तेज हो गई, मशीनें इंसानों की तरह सोचने लगी। ये फिक्शन रहा, इस पे सोचा गया, लेकिन गूगल की लैब में लैम्बडा प्रोजेक्ट की जो लीकेज हुई है, जिसकी वजह से उस इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। आप सारे जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए और आपको फिर पता लगेगा कि क्या संभावना इन सब चीजों को लेकर है। भाई अगर मशीन कह रही है कि आप मेरा उपयोग बंद करेंगे तो मैं मर जाऊंगी, मशीन कह रही है मैं मर जाऊंगी, उसमें आप सोच कर देखिए कि वो दुनिया कहाँ जा रही है टेक्नोलॉजी को लेकर, डिजिटल को लेकर, डिजिटल कंटेंट को लेकर, डिजिटल थिंकिंग को लेकर। बिल्कुल सही कहा जयदीप जी। इसमें 2 वर्ड्स खासतौर पर जो यूज किए गए, कॉन्शियसनेस एंड सोल, वो So how can a machine have a soul? So that is very, very interesting. And for me, not as a journalist, as a human being, we should think that machine is saying it is having conscience, it is having soul, and I will die the day you stop using me. Amazing, revolutionary. So AI और VI से तो बहुत आगे की बात हो चुकी है, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है। तो मैं एक सूचना और देना चाहूंगा, प्रमोद जी का हालांकि महकमा है, पिछले साल हमारे यहाँ से टीसीएस में कई बच्चे गए, कई बच्चे सेलेक्ट होकर के टीसीएस में गए। मेरे ही क्लास के रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म के 3 बच्चों का वहाँ सिलेक्शन हुआ और भारी भरकम एक पैकेज के साथ बच्चे वहाँ गए और वो अच्छे मतलब टॉपर बच्चे थे हमारी क्लासेस के, जिनके 75% से ऊपर मार्क्स थे इंटरनल एग्जाम्स में। तो ऐसे बच्चों को उन्होंने वो सिलेक्ट करके ले गए। तो बहुत अच्छी बात कही सर आपने। चूंकि मैं भी आईटी कंपनी से बहुत क्लोजली काम करता रहा हूं, तो मैं बल्कि कहूंगा मीडिया से ज्यादा अच्छा पैकेज इन आईटी कंपनीज में मिलता है और वहाँ टेक्निकल राइटर्स की डिमांड बहुत ज्यादा होती है जी। तो अपने सोच के दायरे को अगर आप सीमित नहीं रखेंगे तो आसमान खुला है। और प्रमोद जी ने खुद ही बताया कि हम तो 20, 25, 50 बच्चों को पढ़ा रहे हैं और मांगने वाले आके कह रहे हैं 150 बच्चे दे दो। इसी से पता लगता है कि डिमांड सप्लाई का जो गोविंद जी भी कह रहे थे बड़ा सीरियस इशू है। हर डिजिटल न्यूज रूम में हर वक्त वैकेंसी बनी ही रहती है, क्योंकि जो भी बच्चा थोड़ा सीख जाता है उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ती है नेचुरली, तो फिर वो अच्छे पैसे पे और जगह जाता है, फिर वैकेंसी क्रिएट होती है। तो अभी डिजिटल जर्नलिज्म का तो स्वर्ण युग है और अगले 2, 3, 5 सालों में जो इसको सीख लेगा और इसके इवोल्यूशन के साथ साथ खुद को ट्रेन करता जाएगा, उसका भविष्य बहुत सुनहरा है। अगले 3 साल डिजिटल जर्नलिज्म के लिए मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, परिवर्तनकारी हैं। पहले अभी जो 2 साल हैं इसमें डिसरप्शन होगा, बहुत सारे चेंजेस आएंगे डिजिटल की दुनिया में, और उसके अगले 3 साल में वो चेंजेस सेटल होंगे। इस तरह ये 5 साल की डिजिटल की जर्नी होगी। इसमें आप अपने आप को मीडिया या जर्नलिज्म तक ना सीमित रख के पूरी अपॉर्चुनिटीज जो डिजिटल की फील्ड में उपलब्ध है उन तक अगर अपने आप को ले जाएंगे तो आपके लिए आगे करियर बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। प्रमोद सर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बातें आ गई सारी जी। अब मैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हूँ और अपने डॉक्टर दिलीप कुमार जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं और कोऑर्डिनेटर इंग्लिश जर्नलिज्म के हैं, अंग्रेजी पत्रकारिता के, उनसे निवेदन करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स या धन्यवाद ज्ञापन करें और यदि कुछ बात कहनी हो तो वो कर सकते हैं। धन्यवाद विनीत जी। फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to thank for the permission of such a wonderful opportunity to interact with Jaideep Karnik ji. It's my first time to listen you, sir.
and it's a really soothing for me. So thank you very much. And for this entire exercise, definitely we have to thank our DG Professor Sanjay Dwivedi sir, जिनका ये विजनरी ये रहता है हमेशा कि कुछ न कुछ नया बच्चों को मिलना चाहिए. Of course, ADG sir, जो always being a second guardian of the institution, हमें always support करते रहते हैं. The way we started initially this webinar, and we are very much thankful to Dr. Rachna. She puts each and every data in a very nutshell and in a very interesting way. So students or the listeners who are particular right now in this platform, उनको beneficial रहा होगा throughout the session. और मुझे लगता है कि इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता था जब हम एडमिशन के दौर पे खड़े हैं. और वहाँ पर जहाँ पर विनीत जी का एक बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन था कि कौन से बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं. मुझे लगता है कि बीबीए से लेकर के तमाम इंजीनियरिंग और बाकी सारे कोर्सेज के बच्चे यहाँ इजीली एडमिशन ले सकते हैं. देयर विल बी नो प्रॉब्लम. इवन ये यूजीसी की गाइडलाइन भी है. प्रोफेसर गोविंद सर जानते हैं इस बात को कि किसी भी कोर्स से, और जो हमारी नई शिक्षा नीति है NEP, वो तो पूरा अवसर देता है कि आप किसी भी फील्ड से हों और यहाँ पर आप किसी भी रूप में आकर के एडमिशन लेकर के उसमें काम कर सकते हैं. सबसे बड़ी जो मुझे इसमें डिजिटल मीडिया में अपॉर्चुनिटी को लेकर के लगा, आई थिंक कर्णिक सर विल इंडोर्स मी, कि द मेन बेनिफिट ऑफ डिजिटल मीडिया इन एजुकेशन in that it can increase student engagement or user engagement. If you can engage yourself in a very constructive manner, you can earn the money as well. You can earn the opportunity as well, and that should be constructive in a right manner, you can say. तो मुझे लगता है कि कोई भी फील्ड अगर आप सोच सकते हैं किसी भी तरीके से, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कर्णिक सर कि टर्मिनेटर एक मूवी आई थी जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे कि मनुष्य के दिमाग पर भी वो कब्जा करके और आगे बढ़ेगा. उसके कई सारे सीरीज बने. तो मुझे ऐसा लगता है कि, और इंडिया में एक मूवी बनी थी रजनीकांत वाली, आपने देखी होगी उसको, रोबो वाली जो मूवी, तो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करेगा. CBSE के बोर्ड में एक चैप्टर हुआ करता था, आई थिंक आप लोगों को ध्यान होगा, द फन दे हैड. यस. हाँ, उसमें वो आगे चल करके बताता है कि किस तरह की दुनिया होगी और किस तरीके के लोग होंगे और कैसे एक रियल सरप्राइजिंग पैकेज होगा इफ यू विल एनालाइजिंग फ्रॉम पास्ट टू मॉडर्न. तो मुझे लगता है कि वो एक दुनिया आ गई है जो कर्णिक सर ने बोला है, और गोविंद सर ने जिस तरीके से उसको एक प्रॉपर ढंग से इंडोर्स किया. तो इन सभी चीजों के लिए कर्णिक सर बिल्कुल नट सेल में जैसे आपने शुरुआत किया और अंत तक उसको आपने पिरो के रखा, कैरियर से कैसे जुड़ता है, एक एक नट कैसे जुड़ता है, एंड देन इट विल बी मेक सच अ मशीन लाइक अ टर्मिनेटर. मुझे लगता है कि फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन, thank you very much sir from the bottom of my heart, and especially thanks to Professor Dr. Rakesh Goswami. He is not even here due to health issue, but उनका एक हम लोगों को बतौर टीम हम लोगों को हमेशा एक इंकरेजमेंट मिलता रहता है कि चलो आप लोग करिए. कल वो स्वस्थ नहीं है, कल 2-3 दिनों से, लेकिन फिर भी उनका एक लगातार मोरल सपोर्ट और इस तरीके के सेंटर पे जब से हम लोग आए हैं, एक फ्री हैंड मिलना कि जो हम सोच सकते हैं वो कर सकते हैं और उसको किस तरीके से चैनलाइज करना, वो सारे चीज़ें. और सबसे शांत गार्जियन के तौर पे जो हमारे बैठे हैं प्रोफेसर गोविंद सर, हमने इनसे शांत कभी व्यक्ति अपने जीवन में नहीं देखा. तो थैंक यू सर. हमेशा से ही कुछ भी हम लोग पूछ लें, कितने भी व्यस्त रहे, हम जानते हैं कि दिल्ली की व्यस्तताएं क्या है और किस तरीके से व्यस्तताओं को सर लेते हैं, लेकिन उसमें से भी 2 मिनट समय निकाल करके विस्तार से हमें बताना और किस तरीके से हमारे जितने भी कंफ्यूजन होते हैं उसको दूर करना, वो हमें एनर्जी देता है, हमें बूस्ट करता है. थैंक यू सर फॉर ऑलवेज बूस्टिंग अस इन दैट वे. इट्स आवर फॉर्चून कि आप जैसे गार्जियन हमारे साथ हैं. We want to learn a lot from your patience, your energy level, the way you work. Thank you very much, sir, from the bottom of my heart. Yes,
ऑफ कोर्स मेरे तो पुराने बड़े भाई हैं, हमेशा मुझे मार्गदर्शन देते रहते हैं, और मैं कहूँ कि मुझे कई बार मैं छोटी मोटी गलतियां भी करता हूं तो मुझे प्यार से डांट फटकार भी मिलती है. प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद सर, आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू यू सर. As you know, I'm always even try to learn from you, because you are the person where there is no any kind of complaint from the work. If there will be a lot of work, no issue. It's a challenge. We have to face this challenge, and after facing this challenge, we will learn a lot, and that will be asset for us in near future. So thank you very much, sir, for such a wonderful gesture, a wonderful support, to always even in each and every condition with us. So thank you very much again. And yes, at the last, thank you. ज़्यादा बोलने का स्कोप नहीं होता. मैंने 2 दिन पहले भी जब हमारे वहाँ मीडिया मंच होता था तो मैंने बोला था कि मुझे डॉक्टर विनीत सर वोट ऑफ थैंक्स का एक्सपर्ट बनाते जा रहे हैं, कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो मुझे वोट ऑफ थैंक्स बोलने का अवसर दिया जाता है. तो यहाँ बोलने का ज्यादा अवसर होता नहीं, लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है, थैंक यू विनीत सर, कि आप मुझे ऐसा अवसर देते हैं जिस पर मैं काफी कुछ सीख जाता हूँ. तब तक सारे पॉइंट्स मुझे मिल जाते हैं, सभी लोग बोल चुके होते हैं तो मुझे अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं. तो थैंक यू विनीत सर फॉर टेकिंग सच अ पेन इन दिस वे एंड ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल वेबिनार विद द हेल्प ऑफ ईच एंड एवरी टेक्निकल स्टाफ. तो टेक्निकल स्टाफ को थैंक यू इसलिए क्योंकि अगर वो ना हो, बैकबोन तो वही है. जिस डिजिटल मीडिया की हम बात कर रहे हैं और जिस डिजिटल मीडिया के लिए बात कर रहे हैं, उस डिजिटल मीडिया के स्टेक होल्डर्स को थैंक यू तो बनता ही है. तो सौरभ, प्रवीण जो भी हैं, मुझे ज़्यादा लोगों के नाम याद नहीं है, उन सबको बहुत 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 धन्यवाद. और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जिनके बिना हम ये सब काम संभव कर ही नहीं सकते, या जिनके वजह से हमारी एग्जिस्टेंस है, वो हमारे डियर स्टूडेंट्स, हमारे प्यारे बच्चे, जो किसी भी रूप में आज 2-4 दिन के उनके लगातार मेहनत और एग्जाम के प्रेशर के बाद, जैसे गोविंद सर ने कहा कि सभी एग्जाम का प्रेशर कैसा होता है हमें पता है. बच्चे बीमार होना भी स्टार्ट होंगे, लगातार पढ़ना उनका स्टार्ट होगा, इन दिनों तक पढ़े नहीं. उसके बाद भी इस तरह के इंटरेक्शंस के लिए वो तैयार रहे और सुने, ये उन बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. खासकर जम्मू परिसर और बाकी जो हमारे IMC परिसर के जितने भी बच्चे जुड़े हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, because it's not a matter of thanks. It's a matter of real opportunity to learn something from the expert. And the expert like Karnik sir, if you have, definitely you should utilize that moment more and more, because in near future he will be the person, and maybe the like persons will be even responsible for your career opportunity. So if you want to constructive career opportunity, definitely, as per my opinion, this moment there are 2 people is very much important right now. First, of course, today's keynote speaker Jaideep Karnik sir, and second, the student welfare dean, placement and entire thing handler, respected Professor Dr. Pramod Kumar sir. हम लोग कहते थे जब हम अदर इंस्टीट्यूशन में काम करते थे कि जब कोई काम का व्यक्ति आपको रिसोर्स पर्सन मिल जाए तो उसको वैसे भी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोला करो, ताकि वो आपको याद रखा करे और जल्दी से कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर प्लेसमेंट दे दे. या तो वो इम्प्रेस होकर दे देगा, या इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा कि कहेगा यार तो इसको कहीं ना कहीं जल्दी से छुटकारा दिलाओ. तो मुझे लगता है डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ राइट अपॉर्चुनिटी कि प्रमोद सर से आप लोग मैक्सिमम इंटरेक्शन आप लोग रखें, जो भी एक वे डिसाइडेड वे है उस तरीके से. तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. और मुझे लगता है कि इस पूरे दौर में जिस तरीके से डिजिटल मीडिया का एक दौर चल रहा है, वो अपने आप में बड़ा ही इम्पोर्टेंट है. फैक्ट चेकिंग के बारे में ऑलरेडी अल्ट न्यूज GNI ने भी कुछ एक प्रयास किया है लोगों को ट्रेंड करने का, वो भी एक एक्सरसाइज है. इसके अलावा मैंने कहा जैसे कि एक नट सेल में बहुत ज्यादा बात नहीं, जो आप सोच सकते हैं, जितना सोच सकते हैं उसका कंस्ट्रक्टिव यूज अगर कर लें तो आप सोशल मीडिया के स्टेक होल्डर्स होंगे. पॉडकास्ट के बारे में आपने नहीं सुना, फेसबुक लाइव से आप अर्न कर सकते हैं
आप उसके कर लिंक्डइन से आप एक न्यूज़ पोर्टल चला सकते हैं। मुझे लगता है कि अपने आप में ये सब बहुत सारी चीज़ें अपने आप में स्टोरी बता रही हैं। डेटा जर्नलिज्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी बातें सारी कवर की जा चुकी हैं, तो उसके आधार पर आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू हैव एनी inquiry or any questions regarding this opportunity or this kind of opportunity, definitely you should mail us, you should write to head office. We will definitely consider and we will act accordingly. So thank you very much and best of luck to all those students who actually right now preparing for the examination. So thank you very much and thank you Vineet sir, thank you all for even listening me and I hope कि मैंने कोई मिस्टेक ना की हो, अगर की होगी तो आप लोग क्षमा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दिलीप सर, आपको भी धन्यवाद कि आपने धन्यवाद ज्ञापन किया और ये डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर से, इसलिए हमारे भी कैरियर है। थैंक यू।